हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका नाउन, केस एंड जेंडर, मतलब नाउन का है ये पार्ट। अब ज़रा देखिए, ये वीडियो नंबर 4 है, लेकिन इसी पार्ट का कंटिन्यूएशन है ये। और चल क्या रहा था, 1000 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। अब जो लोग नए हैं, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम, आपको एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम फोरम क्लब, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे इस नंबर पे, ठीक है। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। और इसमें देखो, बेसिकली इसमें फ़ायदा ये है कि जो कुछ भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उसको याद कराने की जिम्मेवारी रखता हूँ। हालांकि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपकी कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो जाती है तो आप मतलब कोई फ़ायदा होगा नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो तो आप इस पर्सनल गाइडेंस को ज्वाइन करो, है ना। मैं सारा कुछ याद करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, पार्ट नंबर 3 का ये कंटिन्यूएशन है। तो हम लोग देखेंगे कि पार्ट 3 में कहाँ तक देखे थे। जहाँ तक मुझे याद है कि रूल नंबर 133 तक, है ना। अब 34 से हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, देख लेते हैं। ये था रूल नंबर 133, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI कर दिया हूँ, देख लो। VVI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसको सीखने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ, जो कि प्रोनाउन का एक हिस्सा है, ठीक है। तो प्रोनाउन चैप्टर का एक हिस्सा है, हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन में, उससे संबंधित है। तो हम लोग पूरे तरीके से इसको सीख लेंगे। और आज के ही क्लास में सीख लो कि 2 तरीके के यहाँ पर आपको पॉसेसिव केस जो होता है प्रोनाउन का, वो आपको सीखना है। एक आप पढ़ोगे पॉसेसिव डिटरमिनर, जिसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। हालांकि इन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, और जब मैं डिटरमिनर चैप्टर पढ़ाऊँगा आप सब कुछ समझ जाओगे वहाँ पर। अब देखो, इसको याद कर लो अभी कि पॉसेसिव डिटरमिनर जो होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। देख लो, इन पांचों को ध्यान में रखना। माई, आर, योर, हर, दियर, ये 5 जो है ना, ये हैं आपके पॉसेसिव डिटरमिनर कहते हैं उसको। हालांकि अब ज़रा देखो, पॉसेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन है? माइन, आर्स, योर्स, हर्स, ठीक है, और दियर्स, ये पांचों। मतलब माई का जो मतलब ये जो डिटरमिनर है, पॉसेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, आर का होता है आर्स, योर का होता है योर्स, हर का होता है हर्स, और दियर का होता है दियर्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये तो बहुत ईजी है। अब कुछ ऐसे भी पॉसेसिव डिटरमिनर होते हैं जिसका इस फॉर्म में बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हो क्या जाता है, वो वाले डिटरमिनर्स जो हैं वो दोनों जगह सेम होते हैं। मतलब पॉसेसिव डिटरमिनर जो होता है वो पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर है हीज़, हीज़ का पॉसेसिव प्रोनाउन हीज़ ही होता है। इट्स का पॉसेसिव प्रोनाउन इट्स ही होता है। और वंस का पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो वंस ही होता है ना। तो यहाँ मैं अलग से लिख दिया हूँ कि ये जो तीनों हैं, हीज़, इट्स और वंस, वन के बाद जो एक अपस्ट्रॉफी एस लिखा हुआ है, ये पॉसेसिव डिटरमिनर्स भी हैं और पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। तो इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर 5 थे, ठीक है। तो ध्यान रखो कि पॉसेसिव डिटरमिनर जो है ये पाँचों हैं, और पॉसेसिव प्रोनाउन जो है ये पाँचों हैं। इतना ध्यान में रख पाओगे ना। अब अगर आप मान लो कंफ्यूज कर जाते हो कि कौन डिटरमिनर है, और फिर देखो डिटरमिनर को एडजेक्टिव भी बोलेंगे, ठीक है। अब ज़रा देखो, एडजेक्टिव हम किसके पहले लगाते हैं? नाउन के पहले लगाते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज कर गए कि कौन सा पॉसेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो एक सेंटेंस दिमाग में सोचो। क्या सोचोगे? जैसे माई से एक कोई भी एग्जांपल सोचो, जैसे कि दिस इज़ माई कार, है ना, और फिर दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ पर माई है, माई का किसके पहले आप यूज़ किए हो? बुक से पहले। बुक क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले किसको हम इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव का। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सोचना है और समझना है, तब याद हो जाएगा ये खुद ब खुद। तो आज के बाद आप नहीं भूलोगे कि पॉसेसिव डिटरमिनर जो है ये क्या है? माई है, आर है, योर है, हर है और दियर है। और अगर एस ये सब के बीच में लग गया और फिर माई का होता है माइन, तो ये सारे जो हैं ये पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। नहीं भूलोगे जहाँ तक उम्मीद है। और जो 3 बच जाते हैं, हीज़, इट्स और वंस, ये दोनों ही हैं। मतलब पॉसेसिव डिटरमिनर भी है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। भूलोगे नहीं। अब ज़रा देख लो, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। इसमें पॉइंट्स ये है कि पॉसेसिव प्रोनाउन
अच्छा यहाँ देख लो, किसी नाउन के पहले आते हैं, मतलब ये जो डिटरमिनर है किसी नाउन के पहले आते हैं। जैसे अभी बताया कि दिस इज़ माई बुक, तो माई जो है ये बुक के पहले आया, यानी कि नाउन के पहले आया, इसलिए ये एक तरह का एडजेक्टिव है। हालांकि ये डिटरमिनर होता है ओरिजिनली, है ना, लेकिन ये नाउन के पहले आता है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इतना तो आप समझ गए कि इसका जो प्रयोग होता है ये किसी नाउन के पहले होता है, और इसके साथ हम एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते। जैसे माई में आप कभी ऐसे मत कर देना कि माई में एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर दो, आर में एपस्ट्रॉफी एस कर दो, ये सब गलत हो जाएंगे अगर ये पसेसिव डिटरमिनर का काम वहाँ पर कर रहा है तो। जैसे देख लो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि इफ़ यू इन्फॉर्म मी, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते हो ऑफ योर अराइवल टाइम, अपने अराइवल टाइम का मतलब पहुंचने का टाइम का अगर आप इन्फॉर्म करते हो, आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट, तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलने के लिए आऊँगा, है ना। तो देख लो यहाँ पर योर है, तो योर क्या है भाई, योर कार, योर बुक, यानी बुक और कार के पहले योर आया है, मतलब ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का सेंस देता है, मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव है। वही वाली बात, पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब पॉसेसिव डिटरमिनर है ना। तो इसके साथ हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एपस्ट्रॉफी एस को हटा देना पड़ेगा। तब होगा यहाँ पर इफ़ यू इन्फॉर्म मी योर अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। समझ में आ गई बात? अब देख लो, अराइवल से रिलेटेड क्या था कि पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था ट्रेन्स अराइवल, है ना, वहाँ पर सिंपल था ट्रेन अराइवल, तो वहाँ पर ट्रेन्स अराइवल करना था, तो वो ट्रेन एक नाउन है भाई। यहाँ पर योर आपका क्या है, पॉसेसिव डिटरमिनर है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम नहीं करते। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। अब जरा देख लो ये पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लो कि ये नाउन के पहले नहीं आते, सिंपल सी बात है। लेकिन जहाँ भी इसका इस्तेमाल हुआ है, इसमें वो वाला नाउन, मतलब जिस नाउन का पहले यूज हो चुका है किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ वो वाला नाउन जो है वो पुनः इसमें क्या होगा, एक तरह से निहित होगा, अंडरस्टूड होगा, है ना। तो देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पर मैंने लिखा है माइन। माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। योर्स, योर्स का मतलब, आर्स का मतलब, हर्ष का मतलब, यस का मतलब, इसका मतलब हो गया योर्स का मतलब योर प्लस नाउन, माइन का मतलब माइन प्लस नाउन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दिस इज़ माइन बुक, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुक है नाउन, और नाउन के पहले यहाँ पर आ गया है क्या, पॉसेसिव प्रोनाउन, जो कि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन हम किसी नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आगे देखो यहाँ पर है दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर माइन का क्या मतलब है, अभी बताया कि ये सारे जो वर्ड्स हैं पॉसेसिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स हैं, इसमें आपका कोई ना कोई नाउन क्या होता है, छुपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है, उसमें निहित होता है। ठीक है, तो कौन सा निहित होगा यहाँ पर, क्योंकि इस सेंटेंस में नाउन का काम क्या है, बुक, तो बुक यहाँ पर क्या है, इसमें निहित है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस बुक इज़ माइन, मतलब दिस बुक इज़ माइन का मतलब ये हो जाता है कि दिस इज़ माई बुक। समझ रहे हो, सेम बात है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, माइन का मतलब माई बुक हो गया। जैसे कि आर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री, तो आर्स का मतलब हो गया आर कंट्री। समझ रहे हो, तो यहाँ पर आर्स का मतलब हो गया कि आवर कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री, है ना। योर बुक इज़ हियर, तुम्हारी किताब यहाँ है ना। अब यहाँ देखो बुक के पहले आया है योर, नाउन के पहले योर ही देंगे, योर्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि योर जो है आपका ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि ये नाउन के पहले आया है, और नाउन के पहले आया है अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या बोलेंगे इसको, पॉसेसिव एडजेक्टिव और फिर पॉसेसिव डिटरमिनर, है ना। फिर बोला आगे बट माइन इज़ देयर। अब इतना ही पढ़ोगे माइन इज़ देयर तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर ये फुल सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर माइन का मतलब है माइन प्लस नाउन। मतलब नाउन क्या होगा यहाँ पर, जिस नाउन की चर्चा पहले की गई है। तो यहाँ पर बुक है, तो बुक यहाँ पर क्या है, निहित है ना, अंडरस्टूड है। मतलब योर बुक इज़ हियर बट माई बुक इज़ देयर। समझ रहे हो, तो बुक इसमें क्या है, निहित होता है। बस इतने छोटी छोटी बातों को आपको इसमें ध्यान रखने थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं बता दिया, हीज, इट्स और वंस जो होता है ये दोनों होता है, पॉसेसिव डिटरमिनर्स भी होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन भी, ये प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार आप लोग मुझे पूछ चुके हो एक कॉन्सेप्ट को, उसको भी आज डिस्कस करने वाले हैं। देख लो इसमें रूल्स क्या हैं। इसमें रूल है, ये 3 बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। देख लो, एक ये स्ट्रक्चर है, ए और फिर एन, यहाँ पर द नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पर द नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ए एन प्लस सिंगुलर नाउन, वैसे जाहिर सी बात है सिंगुलर ही होगा ये नाउन, क्योंकि इसके पहले ए और एन का प्रयोग हुआ है ना।
लेकिन द का प्रयोग में जरूरी नहीं होता, द के बाद आपका सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आ सकता है ना। तो यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर द का स्ट्रक्चर नहीं, यहाँ पर ए और एन का स्ट्रक्चर है। इसके बाद सिंगुलर नाउन होगा, ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर होगा, उसके बाद ऑफ लगा है, उसके बाद नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ध्यान दोगे। फिर यहाँ पर ए और फिर एन सिंगुलर नाउन है, फिर ऑफ का प्रयोग है और पसेसिव प्रोनाउन होगा। अब गौर करने की कोशिश करो, यहाँ पर पसेसिव नाउन है क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा है, यहाँ पर पसेसिव प्रोनाउन है, समझ में आ रही बात। यहाँ पर लिख सकते थे प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, जी हाँ लिख सकते थे, लेकिन वो गलत है क्योंकि प्रोनाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पसेसिव प्रोनाउन। ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, लास्ट में है नाउन के साथ पसेसिव है और यहाँ पर पसेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है यहाँ तक, भूलना नहीं है आपको। फिर से स्ट्रक्चर को देख लो, ए और एन है, ए एन हम तभी लगाते हैं जब कोई सिंगुलर नाउन रहता है, चलिए भाई ये भी सही है। उसके बाद ऑफ आया है और फिर नाउन और फिर प्रोनाउन पसेसिव केस में है, समझ गए। दोनों कहने का मतलब एक ही है, बस नाउन और प्रोनाउन की वजह से ये दो अलग अलग मैं पॉइंट को लिखवा दिया हूँ। अब ज़रा देखिए, इन दोनों से ऑफ के पहले रूल क्या कह रहा है कि इन दोनों से ऑफ के पहले, ऑफ कहाँ है, ये वाला है ऑफ, इसके पहले जो भी नाउन होता है ये वाला नाउन, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है बहुतों में से कोई एक, वन ऑफ द मेनी, समझ रहे हो। इस रूल को अब भी आप याद कर लो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी लोग इसके ट्रांसलेशन को समझ नहीं पाते, मीनिंग को समझ नहीं पाते, और मीनिंग को नहीं समझ पाते उसके वजह से भी गलतियां कर देते हैं, और दूसरी बात की स्ट्रक्चर याद नहीं रहता उसके वजह से भी ये गलत कर देते हैं। अब मैं आगे बताता हूँ इसकी कहानी, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है ए और एन, इसके बाद सिंगुलर नाउन ही होगा, जाहिर सी बात है, तो ये दोनों पॉइंट तो याद हो गए। इसके बाद ऑफ आया है, इसके बाद ऑफ आया है, और ऑफ के बाद आपका पसेसिव केस वाला नाउन या प्रोनाउन आया है, भूलोगे तो नहीं। फिर से याद कर लो, ए एन हम सिंगुलर नाउन के पहले लिखते हैं, चलो इतना तो याद हो गया सर। इसके लास्ट में देखो पसेसिव केस के नाउन या प्रोनाउन है, और ये दोनों पार्ट आपका ऑफ से जुड़ा हुआ है। याद करना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं पसेसिव केस वाला नाउन, तो पसेसिव केस वाला ही होगा यहाँ पर, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये दोनों को लिख रखा हूँ एक ही साथ ताकि आप कन्फ्यूज ना करो। समझ रहे हो, तो इसको याद करना मुश्किल नहीं है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ऑफ के पहले वाला जो नाउन होता है इसका मीनिंग होता है कि वन ऑफ द मेनी, मतलब ये रेफर कर रहा होता है बहुतों में से किसी एक का। चलिए इतना भी समझ गए सर। थर्ड पॉइंट क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लेकिन सेंटेंस के मीनिंग गड़बड़ नहीं होने चाहिए। क्या इसका अर्थ है? इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, समझना बहुत आसान है, जैसे आप समझ जाओगे। एक एक करके बात करते हैं हम लोग, एक एक करके, है ना। यहाँ पर मैंने बताया कि ऑफ से पहले आने वाला जो नाउन है इसका मतलब होता है वन ऑफ द मेनी, बहुतों में से किसी एक। लेकिन उसके मीनिंग अगर इस स्ट्रक्चर पर कुछ दिया गया है, कोई सेंटेंस एग्जाम में दिया गया है, तो इसका मीनिंग गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो थर्ड पॉइंट यही कह रहा था आपसे, स्ट्रक्चर दे देगा लेकिन उसका मीनिंग गड़बड़ निकल जाए। बहुत बार क्या होता है, देखो ये क्यों मैं बता रहा हूँ ये रूल को, क्योंकि कई बार एग्जाम में ग्रामर का रूल एकदम करेक्ट होता है लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही एब्सर्ड निकलता है, बहुत ही गलत निकलता है, मतलब उसका मीनिंग पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइम वो ग्रामर का रूल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कितने लोग समझे भाई? अपना हाथ उठा दो, मतलब कमेंट में कम से कम हाथ अपना एक शो कर देना कि हाँ सर मैं समझ गया, ठीक है। फिर से दोहराता हूँ कि कोई भी ग्रामर का रूल होता है वो बखूबी वहाँ पर करेक्ट होता है लेकिन उसका मीनिंग गलत होता है। तो यहाँ पर ग्रामर का रूल ये है, अगर इस रूल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन दे दे और उसका मीनिंग गलत निकल जाए तो वो पूरा का पूरा ग्रामर रूल क्या हो जाएगा, ख़त्म, है ना, मतलब वो गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। यही बात मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ, देख लो क्या है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है इसको ध्यान से पढ़ो। अगर मैं इसको मिटा दूँ, इसको मैं मिटा दूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं ढक देता हूँ कि इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, तो आप इसको क्या करो, कोशिश करो कि इसके मीनिंग समझने की। अ सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक, तो दो तरीके से यहाँ पर लोग गलती करते हैं। एक, या तो ग्रामर के रूल नहीं जानते, दूसरी गलती कि अगर वो जानते हैं लेकिन मीनिंग नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर दोनों समझना है यहाँ पर आपको, मतलब मीनिंग भी समझने हैं और इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बेस्ड पर जो भी ग्रामर का रूल होता है उसको भी याद करना है। अब देखो, अभी बताया अभी आपको कि ए है, जी हाँ, नाउन है, जी हाँ, इसके बाद ऑफ आया है और लास्ट में भी एक नाउन है जो एपोस्ट्रोफी के साथ आया, मतलब पोसेसिव केस के साथ आया है।
तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर काम कर रहा है जी सर। अब इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो और देखो कि इसका मीनिंग क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑफ के पहले जो भी नाउन रहता है तो इसका मतलब होता है, मतलब इस वाले नाउन का मतलब होता है बहुतों में से एक। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि मोहन के बहुत सारी बहनों में से किसी एक बहन की किताब, मतलब ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, ये मोहन की नहीं है, ये मोहन की किसी एक बहन की है और उनकी बहुत सारी बहनें हैं, उसमें से किसी एक बहन की किताब है ये। समझ में आई बात? चलो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अ फ्रेंड, मतलब ए है, नाउन है, ऑफ है, फिर यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस के साथ आपका एक पोसेसिव केस वाला नाउन आया है। यहाँ तक क्लियर है। अब रूल बताया कि ऑफ के पहले वाला जो नाउन है इसका मतलब होता है बहुतों में से एक। अब मीनिंग निकालने की कोशिश करो। अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स हाउस, मतलब मेरी पत्नी के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं ना, इसका मीनिंग तो यही निकला। और उसमें से किसी एक दोस्त का घर के बारे में बता रहा है। क्लियर यहाँ तक मीनिंग? तो यहाँ पर कह रहा है कि अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स हाउस, इसका मीनिंग निकला मेरी पत्नी के बहुत सारे दोस्तों में से किसी एक का घर। चलिए सर, इतना समझ गए। अगला देखो, यहाँ पर दिया है गरिमा इज़ अ क्लासमेट ऑफ हर्स। अब ए कहाँ है? ए यहाँ पर है। क्लासमेट कहाँ है? यहाँ है, मतलब ये नाउन है, ऑफ है और ये पसेसिव केस वाला प्रोनाउन है। तो इसका क्या अर्थ निकला कि कोई एक लड़की है, हर का मतलब क्या? स्त्री है ना। कोई स्त्री की बहुत सारे क्लासमेट में से कोई एक कौन है? गरिमा। बात समझ में आई? मतलब गरिमा किसी स्त्री की मतलब उसके, हर्ष का मतलब उसके बहुत से क्लासमेट में से एक है। समझ गए यहाँ तक? चलिए सर, यहाँ तक भी समझ गए। नाउन और प्रोनाउन वाला पसेसिव केस बिल्कुल ही क्या है, यहाँ पर समझ में आ गई है बात। अब आगे देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ। यहाँ लिखा है शी इज़ अ वाइफ ऑफ माइन। क्या है भाई, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ए स्ट्रक्चर दिया है, नाउन दिया है, ऑफ दिया है, माइन दिया है। माइन का मतलब पसेसिव केस वाला प्रोनाउन दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो आप कहोगे, ध्यान देना, हर्ष है यहाँ पर और माइन है। यहाँ पर हर्ष, यहाँ पर माइन, दोनों क्या पसेसिव केस के प्रोनाउन हैं। और मैं अभी बता दिया पसेसिव केस के प्रोनाउन कैसे याद रखने हैं और पसेसिव केस वाले एडजेक्टिव, अब फिर कह सकते हो कि पसेसिव डिटर्मिनर को कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई बात कि माइन और हर्ष क्या है? पसेसिव केस का प्रोनाउन। और ये रूल में अभी बताया है ना, या तो पसेसिव केस वाला प्रोनाउन होगा या फिर पसेसिव केस वाला नाउन होगा, है ना। तो यहाँ पर कहोगे सर सब कुछ तो सही है, फिर गलत कहाँ है? अब देखो, इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पर लिखा हुआ है शी इज़ अ वाइफ ऑफ माइन, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से, ग्रामर के रूल के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो, ये गलत है। कैसे? यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल जाता है? इसका मीनिंग निकल जाता है कि वह जो है वो मेरी बहुत सारे, ऑफ के पहले वाइफ का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि मेरी बहुत सारी पत्नी हैं, उसमें से कोई एक। तो भाई कितनी पत्नी हो सकती है? अरे एक दो हो, है ना। अब पाकिस्तान वाले इमरान खान थोड़े हैं जो बहुत सारी शादियां कर ले, है ना। तो जो भी रूल बनता है वो यूनिवर्सल रूल बनता है। ऐसा नहीं कि ये कंट्री में ये गलत हो जा रहा है तो दूसरे कंट्री में भी यहाँ पर सही हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब ये यूनिवर्सली क्या किया जाता है, ग्रामर के कोई रूल को बनाया जाता है या बनाया गया है। तो पाकिस्तान का हो या कोई इंडिविजुअल पर्सन हो जिसकी 10-12 बीवियाँ हों, तो उसके लिए कोई ग्रामर अलग से नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि वह मेरी बहुत सारी पत्नियों में से एक है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी की एक पत्नी हो सकती, दो हो सकती, बहुत सारी नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए ये गलत है। इसके जगह पर लिखना पड़ेगा शी इज़ माई वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, वाइफ के पहले यहाँ पर पसेसिव केस वाला डिटर्मिनर आया है, या फिर कह सकते हो पसेसिव डिटर्मिनर या पसेसिव एडजेक्टिव आया है, क्योंकि नाउन के पहले है। तो ये किसी निश्चित नाउन के बारे में बता रहा होता है। मतलब कोई वाइफ है जो कि बिल्कुल निश्चित है ना, ये इस चीज़ को बताता है। तो इसको गलत करना पड़ेगा, ऐसे करेक्ट करना पड़ेगा। दूसरे तरीके से समझो, इसका एक और एग्जांपल समझो, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। रूल तो काम कर रहा है लेकिन मीनिंग काम नहीं कर रहा है ना। अब यहाँ पर दिया मिसेस शर्मा इज़ अ मदर ऑफ प्रेम्स। अब देखो, ए है, चलिए सर करेक्ट है। नाउन है मदर, करेक्ट है। ऑफ दिया हुआ है, करेक्ट है। प्रेम्स मतलब नाउन के केस वाला दिया है, पसेसिव केस वाला। जी हाँ, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। फिर गलती क्या है, पढ़ो। यहाँ पर ऑफ के पहले जो नाउन आया है मदर, इसका क्या अर्थ है कि बहुत सारी माताओं में से कोई एक माँ, है ना। यही तो मीनिंग निकलता है। अब क्या है कि मिस्टर शर्मा जो है
वो प्रेम की बहुत सारी माताओं में से एक माँ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मीनिंग के हिसाब से सोच करके देखो तो कहोगे जी नहीं सर, किसी की एक माँ हो सकती है, 10 12 50 माँ थोड़े हो सकती हैं। तो मीनिंग यहाँ पर गलत है। इसके जगह पर लिखना पड़ेगा मिस्टर शर्मा इज़ प्रेम्स मदर। बात समझ में आई कि नहीं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इसमें तो अच्छे से समझ जाओगे एटलीस्ट, है ना। यहाँ दिया है कि प्रेम इज ए हस्बैंड ऑफ प्रीति। अब देखो, अगर आप क्या करते हो, स्पोकन इंग्लिश सीखते हो, तो इस तरीके के सेंटेंस इन जनरल लोग यूज़ कर लेते हैं। हालांकि ये ग्रामेटिकली बहुत ही गलत है। देखो कैसे गलत है, इसका मीनिंग समझो। यहाँ पर है ए है, नाउन है, ऑफ है, फिर क्या है, नाउन है ना। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना यहाँ पर प्रीति के बाद क्या है, प्रीति के बाद एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, है ना। मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। तो इसका मीनिंग बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर तो काम कर रहा है, ए नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन केस वाला पसेसिव नाउन, है ना, पसेसिव केस वाला नाउन। अब ज़रा देखो यहाँ पर कैसे गलत है। मतलब ग्रामेटिकली तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन गलत कैसे है? क्योंकि इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि प्रेम जो है, मतलब देखो ऑफ के पहले वाला नाउन क्या मीनिंग देता है, क्या बताया अभी? इसका मीनिंग ये देता है कि बहुत सारे हस्बैंड में से कोई एक हस्बैंड। तो प्रेम इज ए हस्बैंड ऑफ प्रीतिस, मतलब प्रीति के बहुत सारे हस्बैंड थोड़े ही हैं जिसमें से प्रेम एक है। मीनिंग तो यही दे रहा है ना कि बहुत प्रीति के बहुत सारे हस्बैंड में से कोई एक प्रेम, जो कि ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉसिबल नहीं है मतलब मीनिंग एब्सर्ड है, मीनिंग ही बिल्कुल गलत है। तो ये ग्रामर का रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। और वो ऐसे आप लिख सकते हो कि प्रेम इज़ प्रीतिस हस्बैंड, है ना। तो जैसे मैंने बताया अभी इसके पहले कि माई हस्बैंड करके, है ना, माई हस्बैंड करके, तो ये किसी निश्चित हस्बैंड के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से प्रीतिस हस्बैंड है तो ये किसी निश्चित हस्बैंड के बारे में बता रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और ये बार बार निश्चित शब्द में उच्चारण कर रहा हूँ ना, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ध्यान देना। कैसे? यहाँ पर देखो, आप लोग इसके बेस्ट पर मुझे पहले भी डाउट पूछ चुके हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी यस्टरडे, कि एक मेरी वाइफ की एक फ्रेंड है जो मेरे पास आया है, और फिर आई है जो भी है, एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी, और मुझसे कुछ पैसे मांगे, ठीक है। आस्क फॉर का मतलब होता है पैसे, मतलब कुछ मांगना, ठीक है। देखो इसमें क्या एरर है, अभी हम लोग देखें कि ए है, यहाँ पर एक नाउन है, फिर ऑफ है, इसके बाद है माई वाइफ, मतलब ये नाउन है ना। अब हो गए कि सर सिंपल वाइफ होना चाहिए क्या? नहीं, इसके पहले माई भी है तो भी चलेगा, क्योंकि वाइफ के पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव लगा है ना, ब्यूटीफुल वाइफ, चाहे माई वाइफ, ऐसे करके कुछ भी लगा है, इसका मतलब है कि इसको कंबाइंड रूप से कहा जाता है। मान लिया यहाँ पर कोई एडजेक्टिव है तो इसको कंबाइंड रूप से कहा जाएगा कि एडजेक्टिव वाला नाउन है, समझ रहे हो। तो मतलब नाउन फ्रेज कह सकते हो, एडजेक्टिव का नाउन फ्रेज ऐसे कहलाता है, फ्रेज कहलाता है वो। तो यहाँ पर ये मत समझ लेना कि माई नहीं होना चाहिए और डायरेक्टली नाउन ही आना चाहिए था, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अब यहाँ पर नियम कानून तो सही है अपने जगह, कि यहाँ पर ये है, नाउन है, ऑफ है, और यहाँ पर नाउन है। तो देख के ही आप समझ गए क्या, कि वाइफ के जगह पर वाइफ्स होना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी रूल पड़े कि यहाँ पर वाइफ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। इतना तो क्लियर है ना। अब चलो, अब समझ गए कि पार्ट नंबर बी में यहाँ पर एरर था। ये यहाँ पर ब्रैकेट क्यों है, यहाँ पर ब्रैकेट बी होगा, मतलब बी नंबर में यहाँ पर एरर है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, ठीक है। चलो अब आप कह सकते हो कि सर मुझे तो ए पार्ट में भी एरर नज़र आ रहा है, कैसे सर? देखो बहुत लोग कहते हैं कि सर आपने कभी पढ़ाया हुआ था, मतलब इस सीरीज़ में नहीं, किसी दूसरे सीरीज़ में, कि अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहता है तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं, पढ़े थे ना ऐसा। तो सर ए के जगह पर द नहीं लिख सकते क्या? तो समझो द भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन द अगर लगाओगे तो इस वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। समझो दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक हम लोग पढ़े कि अ फ्रेंड मतलब ए प्लस नाउन, ऑफ प्लस यहाँ पर है एपोस्ट्रोफी एस के साथ कोई नाउन, ठीक है, ये भी पढ़े, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर रहता द फ्रेंड ऑफ माई वाइफ,
द फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। क्या हुआ, ये दोनों में फ़र्क क्या है? और ये भी करेक्ट है। अब इस ए को हटा करके सर हम क्या द लिख सकते हैं? तो क्या इसमें ए पार्ट में एरर नहीं मान सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखो दोनों ही करेक्ट हैं और दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर है ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यहाँ है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। समझ रहे हो? तो अगर एक ये अपने आप में भी सही है, इसको हम गलत नहीं मान सकते। और ए वाले स्ट्रक्चर जहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, मतलब जहाँ भी देखेंगे नहीं, इस वाले रूल के हिसाब से तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। करेक्ट है। अगर द का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर एपस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं होगा। दोनों के मीनिंग क्या हुए? फर्स्ट वाले का मीनिंग समझो, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले का मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से कोई एक आया था। मतलब मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड थे, उसमें से एक आया था। क्योंकि मीनिंग तो मैं बता दिया कि इस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। अगर एपस्ट्रॉफी एस के साथ है तो इसका मीनिंग इसके पहले वाला, इस नाउन के नहीं, इस ऑफ के पहले वाला नाउन का मतलब होता है कि बहुतों में से एक। मतलब मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड हैं, उसमें से कोई एक आया था। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरी वाइफ का कोई एक ही फ्रेंड रहा होगा या रही होगी। तो ये बताता है द, और यही द से पता चलता है कि कोई निश्चित फ्रेंड था। समझ रहे हो? इसके पहले मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा था निश्चित निश्चित? तो ये भी करेक्ट था अगर यहाँ पर द का प्रयोग हुआ रहता तो। लेकिन ये ए का प्रयोग है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। यहाँ पर एरर था आपका सेकंड पार्ट में, वाइफ के साथ आपको एपस्ट्रॉफी एस लगाना चाहिए था। करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से दोहरा देता हूँ, ये भी सेंटेंस करेक्ट है, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। फर्स्ट वाले का मीनिंग है कि मेरी वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स में से कोई एक, लेकिन सेकंड का मतलब है कि कोई एक ही फ्रेंड था जो आया हुआ था। बात समझ में आई? अब मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है? ये आप लोग कंफ्यूज कर गए होंगे तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें से हम लोग रूल देखें। पहली बात कि ये समझना था कि पसेसिव डिटर्मिनर और फिर एडजेक्टिव जो है, पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव डिटर्मिनर, वो क्या होता है। तो ये पांचों को कहते हैं माई, आर, योर, हर, देयर, है ना? कैसे नहीं भूलोगे ये भी मैं बता दिया कि एक कोई सेंटेंस बना करके देखना, जैसे कि दिस इज़ माई कार, है ना? तो कार के पहले लगता है माई, मतलब ये नाउन है, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लग रहा है तो इसको हम समझ जाएंगे कि ये एडजेक्टिव है। तो किस तरह का एडजेक्टिव है? पसेसिव एडजेक्टिव, और उसको ही कहते हैं पसेसिव डिटर्मिनर, है ना? हालांकि दोनों में फ़र्क है, वो मैं बाद में बताऊंगा जब डिटर्मिनर आपको पढ़ाऊंगा। अब जरा देखो इसका, यहाँ पर अगर हम पसेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो माई का बन जाता है माइन, आर का बन जाता है आर्स, योर का योर्स, हर का हर्स और दियर का दियर्स। चलिए ये भी समझ गए, और इसको कहते हैं पसेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर देख लो, माइन है, इसका मतलब है कि इसमें माई प्लस नाउन छुपा है। योर्स है मतलब योर प्लस नाउन, इसी तरीके से आगे भी सबके, ठीक है? और ध्यान रखना कि हीज़ का पसेसिव हीज़ ही होता है, इट्स का पसेसिव इट्स ही होता है, वंस का पसेसिव वंस ही होता है। मतलब ये दोनों तरीके से तीनों, हीज़, इट्स, वंस पसेसिव डिटर्मिनर्स और आपके पसेसिव प्रोनाउन हैं। इतना समझ गए आप लोग? चलिए ये तो याद करने वाली बात थी। दूसरी बात ये है कि रूल्स जो है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए या फिर एन रहे, और जाहिर सी बात है कि इसके साथ सिंगुलर नाउन ही होगा, इतना तो याद रहेगा। लास्ट में पसेसिव केस का नाउन रहेगा और फिर पसेसिव केस का प्रोनाउन, और दोनों जुड़े रहेंगे ऑफ से। दोनों किससे जुड़े रहेंगे? ऑफ से। और ऑफ से पहले वाला जो भी सिंगुलर नाउन है उसका मतलब होता है बहुतों में से कोई एक। चलिए ये भी सीख गए, है ना? अगर यहाँ पर रहता द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, देख रहे हो एक जगह पर यहाँ पर द है, ये नाउन में ज़रूरी नहीं है कि आपका एपस्ट्रॉफी एस रहे, लेकिन इस ऑफ से पहले वाले मतलब नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक। समझ गए इतना? चलिए अब ज़रा देखिए, और हाँ, ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं ये तो सही होने चाहिए, और इस स्ट्रक्चर मतलब ये स्ट्रक्चर तब फेल हो जाता है अगर कोई सेंटेंस का मीनिंग गलत निकल रहा हो, है ना? तो इसके भी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखें यहाँ पर कि कैसे कैसे गलत निकलता है। जैसे ये वाला है ना? ये वाला सेंटेंस है, ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि प्रीति का बहुत सारे मतलब ऑफ से पहले हस्बैंड है, इसका मतलब है कि बहुत सारे हस्बैंड में से कोई एक जो प्रेम है, ऐसा तो कहना गलत होगा, है ना? जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से गलत होता है ये सारे रूल। अब जीरंड के कुछ रूल को सीखो। यहाँ पर जीरंड का मतलब होता है वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म होता है, तो वो कभी पार्टिसिपल का काम करता है, कभी जीरंड का काम करता है। दोनों को पहचानेंगे कैसे सर कि वो जीरंड है कि आपका पार्टिसिपल है? तो मैं एक वीडियो बना रखा हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब्स के ऊपर, हालांकि इस सीरीज़ में भी मैं उसको दोहराऊंगा,
और वो कंप्लीट सीरीज़ बनाया हूँ नॉन फिनाइट वर्ब्स के ऊपर। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते, उसके यूज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन मैं उसमें बहुत अच्छे से समझाया हूँ। जा करके चेक कर सकते हो कि जीरंड और पार्टिसिपल को पहचानेंगे कैसे। लेकिन जीरंड वाले चैप्टर, पार्टिसिपल वाले चैप्टर, वर्ब वाले चैप्टर में मैं इसको फिर से दोहरा दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखो इससे रिलेटेड रूल, कि जीरंड जो है, जो वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म है, वो नाउन ही होता है जीरंड, है ना। हालांकि उसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है, फिर भी वो नाउन है, तभी तो वो जीरंड कहलाता है। अब यहाँ पर रूल कह रहा है कि जीरंड के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करके, एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके उसका पॉसेसिव बनाया जाता है। देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर है मिस्टर ठाकुर पोस्टपोन हिज वाइफ्स गोइंग टू मुंबई। अब यहाँ पर गोइंग क्या है, यहाँ पर जेरंड है, यहाँ पर क्या है, जेरंड है ना। अब इसके पहले जो नाउन प्रयुक्त हुआ वाइफ, इसके साथ हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके हम यहाँ पर पॉसेसिव केस बनाते हैं, और ये बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मिस्टर ठाकुर ने अपनी पत्नी का मुंबई जाना, है ना, अपनी पत्नी का मुंबई जाना, अपनी पत्नी का जाना, ये एक नाउन है ना, और पॉसेसिव केस का नाउन है। समझ गए। फिर यहाँ पर ही अप्रिसिएट्स लता सिंगिंग, लता के सिंगिंग को वो बहुत ज़्यादा गुणगान करता है, अप्रिसिएट करता है, ठीक है। अब जरा देखिए, सिंगिंग यहाँ पर जेरंड है, इसके पहले लता आया है ना, और लता में हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करके इसका पॉसेसिव बनाया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है आई स्टॉप्ड माई ब्रदर इन लॉ गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द विलेज वॉज वेरी टेंस। अब देखिए, विलेज में बहुत ज़्यादा टेंस था सिचुएशन, है ना, काफ़ी ज़्यादा गंभीर था, तनावपूर्ण था। तो उस केस में अपने ब्रदर इन लॉ को मैंने लेट नाइट बाहर जाना क्या किया, रोक दिया, है ना। तो मेरे ब्रदर इन लॉ का बाहर जाना, मेरे ब्रदर इन लॉ का बाहर जाना, ना ऐसे आया ना वर्ब में, तो समझो कि ये जेरंड है, ठीक है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ का बाहर जाना, तो अभी पढ़े कि जेरंड के पहले वाले नाउन को हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से पॉसेसिव केस का यूज करके, मतलब एपस्ट्रॉफी एस हम कहाँ लगाएंगे, ब्रदर इन लॉस में, लॉ में लगाएंगे। ब्रदर में मत लगा देना, ब्रदर में एस लगा करके इसका प्लूरल बनाया जाता है। पॉसेसिव केस बनाने के लिए लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसमें एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, पॉसेसिव केस में बनाते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेक्ट है कि जीरंड के पहले वाला जो भी नाउन है उसमें क्या करते हैं, एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करके हम पॉसेसिव केस में बनाते हैं। चलिए, यहाँ पर समझ गए कि कहाँ एरर था, क्या एरर था। फिर जेरंड से संबंधित है कि जेरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव, जेरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या दे रखा है यहाँ, पॉसेसिव एडजेक्टिव अभी हम लोग देखे थे, है ना, माई, है ना, माई देखे थे, आर देखे थे, योर देखे थे, ये सब देखे थे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्योंकि ये नाउन है, जाहिर सी बात है कि जेरंड एक नाउन है, और नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर ही सकते हैं। और एडजेक्टिव कहने का मतलब इस सेंस में क्या हुआ, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्द में, पॉसेसिव डिटरमिनर, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने बताया था दिस इज़ माई कार, तो कार के पहले मैंने माई का इस्तेमाल किया, मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव का। तो जेरंड भी तो एक नाउन है, तो इसके पहले तो हम कर ही सकते हैं किसका प्रयोग, पॉसेसिव एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट है, वी शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट, है ना। अब जरा देखो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम लोग को उसका लेट आना माइंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो हर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये कमिंग आपका नाउन है यानी जेरंड है। चलिए समझ गए सर। आगे क्या है, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ माई ब्रदर्स वर्किंग एज ए प्यून। अब यहाँ पर देखो क्या है, वर्किंग है, वर्किंग आपका क्या है, यहाँ पर जेरंड है। जेरंड के पहले ब्रदर है जिसमें हम एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करके करेक्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एरर नहीं है। देख लो यहाँ पर क्या दिया है, मैं अपने भाई का एक चपरासी के रूप में काम करने का अनुमोदन नहीं करता हूँ, मैं मतलब उसको अप्रूव नहीं करता हूँ, ठीक है, मतलब मैं नहीं मान रहा हूँ इस चीज़ को, समझ गए। अब इसके बेस्ट पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है आई पोस्टपोन हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। अब ज़रा देखो आगे पढ़ लेते हैं, है ना। गोइंग टू दिल्ली टुनाइट एज आई वांटेड हिम टू डील विथ वन ऑफ माई मेजर प्रॉब्लम्स। अब वन ऑफ आया है, इसके बाद आपका प्लूरल नाउन आता है जो कि करेक्ट है यहाँ पर, है ना। एरर कहाँ है ये ढूंढो। अब यहाँ पर देख रहे हो कि गोइंग आपका क्या है, गोइंग आपका जेरंड है, मतलब उसका जाना क्या है, उसका जाना मतलब ये जेरंड है, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म में जेरंड है। अब अभी रूल पढ़े कि इसके पहले किसका इस्तेमाल करते हैं हम, पॉसेसिव केस का, पॉसेसिव प्रोनाउन का करते हैं या पॉसेसिव एडजेक्टिव का करते हैं। तो कहोगे सर अभी रूल पढ़े कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं।
तो हिम तो पसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, हीज होना चाहिए, है ना, हीज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हीज होगा, क्योंकि हीज आपका पसेसिव प्रोनाउन भी है और पसेसिव एडजेक्टिव भी है, इसलिए यहाँ पर हीज होगा और हिम नहीं होगा। चलिए यहाँ भी समझ गए सर। आगे के रूल देखते हैं। देखो यहाँ पर जेरंड से ही संबंधित है। जेरंड से संबंधित क्या है कि जब जेरंड का प्रयोग पसेसिव स्टाइल के सेंटेंस, पसेसिव स्टाइल नहीं, ये पैसिव स्टाइल है, मतलब एक्टिव पैसिव सेंटेंस है, पैसिव स्टाइल के सेंटेंस में होता है, तो जेरंड के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम नहीं करते, है ना, उसका इस्तेमाल करते हुए पसेसिव हम नहीं बनाते। तो अभी देखे थे कि सर नाउन जो है यहाँ पर जेरंड के पहले जो भी नाउन होता है उसके पहले हम पसेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि वो सेंटेंस आपका पैसिव में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई, वो सेंटेंस पैसिव में नहीं होना चाहिए। देखो मेंस लेवल की आप लोग तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपको समझने में लग रहा होगा कि बहुत आसान है ना, क्योंकि कई लोग पढ़ रखे होंगे, और अगर नहीं पढ़े हो और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, कई चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जेरंड के पहले वाले नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आगे जा रहे तो पता चल रहा है कि जेरंड के पहले आने वाला नाउन को हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके हम पसेसिव नहीं बना सकते। तो क्यों, इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जहाँ पर हम नहीं बना सकते वो सेंटेंस आपका पैसिव होता है, पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस होता है। कैसे पहचानोगे देख लो, सेंटेंस में यहाँ देख लोगे तो रूल है कि जेरंड से पहले आने वाला नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके पसेसिव बना सकते हैं, लेकिन उसको पैसिव सेंटेंस नहीं होना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में उसको नहीं होना पड़ेगा। देखो क्या है यहाँ पर, यहाँ दिया है कि द इंडियंस वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बीइंग असैसिनेटेड। जब मिस गांधी जो थी, है ना, उनको जब असैसिनेट किया गया था, है ना, गोली मार दी गई थी, तो उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है। अब देखो यहाँ पर कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है आईएनजी वाला फॉर्म, श्रीमती गांधी बीइंग असैसिनेटेड, है ना। अब यहाँ पर रूल क्या कह रहा है देख लो, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस है एक्टिव में है या फिर पैसिव में है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो देखते ही आपको पहचान में आ जाएगा कि ये सेंटेंस पैसिव स्टाइल में है। किस में है, पैसिव स्टाइल में है ना। तो पैसिव स्टाइल वाला सेंटेंस है, तो इस बीइंग मतलब जो एक नाउन का भी काम करेगा, मतलब कि एक जेरंड का भी काम करेगा, है ना। तो इसके पहले जो आया है गांधी, इसमें आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो करेक्ट कैसे होगा, यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस को हटा दो, है ना, तो होगा द इंडियंस वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बीइंग असैसिनेटेड, ठीक है। तो बीइंग के पहले आपको क्या नहीं करना था, इसमें एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना था। चलिए सर यहाँ तक भी समझ गए। आगे देखो, मतलब ये सिंपली बीइंग वाला पार्ट है, समझो ये बीइंग वाला पार्ट है ना। कई जगह हो सकता है कि वो सेंटेंस अगर पैसिव में हो और वहाँ पर कोई दूसरा जेरंड आया है बीइंग के अलावा भी, तो भी वहाँ पर गलत होगा, उसके साथ आप नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन वो जेरंड जो है वो उसके पहले आने वाला नाउन से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटेंस में कई सारे पार्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है। तो उसको ब्रेक करके देखोगे तो ऐसा नहीं कि ये वाला नाउन जो है वो अलग पार्ट का है और ये जो जेरंड है अलग पार्ट का है, तो उस केस में सही हो सकता है। लेकिन एक ही सेंटेंस का अगर पार्ट रहे तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर ये जेरंड है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बीइंग अवॉर्डेड है, इसका मतलब है कि ये पैसिव सेंटेंस में है, और पैसिव सेंटेंस में बीइंग जो है ये यहाँ पर अगर जेरंड का काम कर रहा है तो इसके पहले हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल है। फिर से दोहरा देता हूँ कि किसी भी जेरंड से पहले जो भी नाउन आता है उसको हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके पसेसिव केस में बनाते हैं, लेकिन वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। पैसिव वॉइस कैसे पहचाने, बीइंग अवॉर्डेड था, जो कि हम जानते हैं कि कब पैसिव वॉइस में किस तरीके का सेंटेंस होता है, हालांकि हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइस चैप्टर में भी बहुत डिटेल में इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका करेक्शन क्या होगा, यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस हटा दो, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर पूरा समझ गया। आगे देखो जेरंड से रिलेटेड क्या है, एक लास्ट रूल जेरंड से रिलेटेड यहाँ पर है कि यदि जेरंड के पहले किसी लाइफलेस थिंग का प्रयोग हो तो जेरंड के पहले प्रयुक्त लाइफलेस थिंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो ये तो आसान है ना भाई, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं करते,
तो यहाँ पर इसलिए इस रूल को स्पेसिफाई किया है क्योंकि आप देखोगे कि क्रैशिंग है, मतलब एक नाउन है जो कि एक जेरंड है, तो जेरंड से पहले जो भी नाउन आया तो उसके पहले एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर देंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। यही तो रूल पढ़े, लेकिन स्पेसिफाई इसलिए किया है ताकि आप गलती ये ना कर दो कि यहाँ पर ये देखना ज़रूरी हो जाएगा कि ये अगर नॉन लिविंग थिंग है तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं करते और इस रूल में भी नहीं करेंगे जेरंड के साथ। तो जेरंड से पहले आने वाला नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन वो नाउन जो है वो नॉन लिविंग थिंग नहीं होना चाहिए, लाइफलेस थिंग नहीं होना चाहिए। तो ये मेन रूल नहीं है, ये तो हम लोग पहले से भी अंदाज़ा लगा सकते थे इस रूल को बिना पढ़े ही, और यहाँ पर भी अगर देख सकते हो तो ये बहुत आसान है इसको पकड़ना, है ना, इस वाले जीरंड के साथ। तो जीरंड के साथ हमने अभी देखा 4 तरह के पॉइंट्स को। पहला पॉइंट था कि जेरंड के पहले जो भी नाउन आएगा उसको एपोस्ट्रोफी एस के साथ हम पॉसेसिव बना सकते हैं। दूसरा इसमें ये एक्सेप्शन कह रहा था कि लेकिन वो सेंटेंस आपका पैसिव में नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा रूल ये कह रहा है कि जेरंड के पहले जो भी पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, मतलब जेरंड के पहले जब भी हमें कोई पॉसेसिव नाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव या फिर पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना रहे तो पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं करेंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान देना, हीज जो है, हीज है, इट्स है ना, और वंस है, ये दोनों क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी है ना। तो यहाँ पर देख लो, हिम यहाँ पर नहीं लगा था, हीज लगा था, क्योंकि हीज जो है वो क्या है, हीज आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है। चलिए सर, ये भी सीख गए। तो सारे रूल तो यहाँ पर हो ही गए, है ना। ये पैसिव स्टाइल में नहीं होना चाहिए, मतलब पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि पैसिव के पहले हम तो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर ये लाइफलेस थिंग नहीं होना चाहिए, निर्जीव वस्तु नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखेंगे, और आगे के जितने सारे रूल्स हैं, मतलब इस चैप्टर में नाउन के केस और जेंडर वाले चैप्टर में, इसको क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम की कमी है और हमें बहुत सारे रूल्स को कवर भी करने हैं। तो इसके बेस्ट पर जितने सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा, मतलब प्रैक्टिस बैच में जितने लोग हैं पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट्स, आप उसको प्रैक्टिस कर पाओगे ऑनलाइन टेस्ट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को डील नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है और जितना जल्दी मैं चाह रहा हूँ उतना जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। और जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे उसका मैं सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, PDF के फॉर्म में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, बस रूल्स को देखते जाओ और उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ। जो भी डाउट हो वो मुझे आप पूछ लिया करना, ठीक है, मतलब मैसेज करके या कॉल करके, जैसे भी हो आप पूछ लेना। और दूसरी बात यह है कि हाँ, जो ऐसे चैप्टर होंगे, मतलब छोटे छोटे रूल्स हैं और बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, मतलब जिस तरीके से चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पर डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता है वहाँ पर मैं इन डेप्थ डिस्कस करूँगा, उसके बेस्ट पर क्वेश्चन भी इसी सीरीज़ में डिस्कस करता चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे है 139 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर बोला है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, मतलब ईच अदर, है ना, एक दूसरे, वन अनदर, एक दूसरे, दोनों एक ही सेंस देता है। अब देखिए इसमें क्या है कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम लोग पोसेसिव बनाते हैं इन दोनों को, लेकिन करते किस में है, एपोस्ट्रोफी एस लगाते किस में है, तो ईच अदर में, ईच में नहीं लगाएंगे, सिर्फ अदर में लगाएंगे। वन अनदर है तो सिर्फ अनदर में लगाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ईच अदर्स हैंड्स, चलिए ये करेक्ट है क्योंकि अदर में लगाया हुआ है। ईच में लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, दोनों में लगा दोगे तो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ अदर में रखना है आपको। फिर है वन अनदर्स बिहेवियर, ये भी सही है क्योंकि सिर्फ अनदर में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। वंस में भी लगा दोगे और इसमें भी लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, सिर्फ वंस में लगाओगे तो भी गलत हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो कि ईच अदर और वन अनदर में अगर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना हो तो सिर्फ अदर में करो और अनदर में करो। चलिए ये भी सीख लिए। नेक्स्ट आपका 140 नंबर में कह रहा है कि पॉसेसिव प्रोनाउंस हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस या फिर सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम लोग नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही पॉसेसिव है, समझ रहे हो। पॉसेसिव प्रोनाउन जो है और पॉसेसिव आपका एडजेक्टिव है, ये खुद ही क्या है, पॉसेसिव बता रहा होता है। तो इसके साथ अलग से पॉसेसिव का कोई एपोस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल क्यों करेंगे, है ना। तो यहाँ पर वही बता रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर योर्स डाउटर, ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। योर डाउटर है, बिल्कुल सही है। हर्स लवर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हर आपका खुद ही आपका पॉसेसिव में है, तो यहाँ पर हर लवर होगा, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए इतना सीख गए। फिर एक देख लो, फेथफुली के साथ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। जब भी लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं योर्स फेथफुली ऐसे करके, है ना। तो योर में बहुत लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको योर्स फेथफुली नहीं लिखना है,
योर्स फेथफुली आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ज़रा देखो, इसको ध्यान रखना, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब आपको योर्स नहीं, मतलब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल तो करना ही नहीं, क्योंकि पॉजेसिव केस में जो भी है और पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन जो भी है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। इतना तो जान गए, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि क्यों ऐसा क्यों है सर। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि योर क्या है आपका, योर है आपका एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव है जो किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। चलिए, नाउन के पहले आता है ना। तो योर तो एक तरह से क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब कह सकते हो कि पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना, और फिर पॉसेसिव वाला डिटरमिनर है। और ये फेथफुली आपका एडजेक्टिव है। अब एल वाई लास्ट में देख करके ये मत समझ लेना कि फेथफुली आपका एडवर्ब है, नहीं, ये आपका है एडजेक्टिव, है ना। तो एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव लगा रहे हो, इसलिए ये आपका गलत हो जा रहा है। तो अगर आपको लगाना हो तो किसके पहले लगाओगे, किसी नाउन के पहले। जैसे योर कार, है ना, योर कार ऐसे हम कह सकते हैं, मतलब तुम्हारी कार, ठीक है, क्योंकि ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव वाला आ जाता है, ठीक है। तो योर यहाँ एडजेक्टिव है और फेथफुल आपका नाउन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में कि यहाँ पर है हीज़ गर्लफ्रेंड इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन योर्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि योर के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, योर्स के साथ या योर के साथ। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या करेक्ट है कि हीज़ गर्लफ्रेंड इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन योर्स, है ना, तो ये आपका करेक्ट है। चलिए, इतना जान गए। नेक्स्ट आपका क्या है कि हम लोग पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं कि द यहाँ पर है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस फॉर्मेट में रहे तो फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं कई बार, है ना। और अगर दिस का इंडिकेट करना हो, दैट, दिस, दोज, तो ये भी इसके पहले लगता है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके साथ जो भी लास्ट वाला नाउन है, मतलब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला जो है, और इसके पहले फर्स्ट वाले नाउन के पहले द का इस्तेमाल हो, दिस का, दैट का, दिस का और फिर दोज का, तो जो लास्ट वाला नाउन है इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कई बार आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो ध्यान देना कि अगर यहाँ पर दिस है, एडवाइस है, ऑफ है और यहाँ पर फिर क्या है, नाउन है, तो लास्ट वाले नाउन के साथ देखो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर दिया, इसलिए गलत है। क्या होगा फिर, दिस एडवाइस ऑफ, मतलब यहाँ पर दिस है, फिर है नाउन, फिर है ऑफ, फिर यहाँ पर नाउन, तो इस नाउन को अकेला छोड़ देना है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट रूल बता रहा है आपको ये बता रहा है कि द प्लस एडजेक्टिव के साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही एपोस्ट्रोफी ना ही एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, ठीक है। जबकि क्या इस्तेमाल होता है, ऑफ का। अब समझने की कोशिश करो कि ये क्या रहा है। द एडजेक्टिव मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द डीप्स वॉइस इज़ बोल्ड, है ना, मतलब बहरों के जो वॉइस होते हैं वो काफ़ी तेज होते हैं, काफ़ी बोल्ड होता है ना। अब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव है ये, है ना। द डीप, जैसे द पुअर कहते हैं ना, द पुअर मतलब गरीब लोग, द रीच अमीर लोग, यही तो पढ़ते आए हैं। तो द डीप कहने का मतलब है क्या, इसका मतलब है कि बहरे लोग, है ना, वधीर लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर है कि उनके वॉइस क्या है, बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं। तो द लगा हुआ है किसके साथ, ये एडजेक्टिव वाले पार्ट के साथ। तो द प्लस एडजेक्टिव है तो उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए फर्स्ट वाला बिल्कुल गलत है। क्या होगा, इसको लिखना पड़ेगा द वॉइस ऑफ द डीप इज़ बोल्ड, समझ गए। फिर द रिचेस्ट हेल्थ इज़ वीक, मतलब अमीर लोगों के हेल्थ कमज़ोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, है ना। मतलब कहने का मतलब कि द रिच जो है ये आपको क्या दिखा रहा है, द प्लस एडजेक्टिव, और इसके साथ हम एडजेक्टिव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, किसके हेल्थ के बारे में बता रहा है, रिच लोगों के हेल्थ के बारे में। तो द हेल्थ ऑफ द रिच इज़ वीक, ऐसे कहेंगे इसको, ठीक है। अब ज़रा देखिए 143 में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो 3 केसेस अराइज होते हैं। ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी किसी नाउन का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ हो किसी सेंटेंस में तो 3 केस होता है वहाँ पर। देख लो ध्यान से अच्छे से, क्योंकि इसको अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि यार ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ये गलत होगा। फिर आपको लगेगा कभी सुना नहीं, इसलिए ये गलत हो सकता है। लेकिन आपके सुनने और आपके सुनने और आपको अच्छा फील होने से कोई मतलब नहीं है ग्रामर का। ग्रामर को आपको सटीक जानना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं इस ग्रामर में कि आप कभी नहीं सुने हो, है ना, और आपको ऑड लगता है सुनने में भी, फिर भी वो करेक्ट होता है। तो आपके सुनने और आपको अच्छा फील होने से इसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो 3 केसेस क्या क्या राइज होते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जब उसी सब्जेक्ट
मतलब सब्जेक्ट क्या, सेंटेंस में जब कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करे। फिर से सुनो, कोई सेंटेंस में कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो 3 केस अराइज होता है। पहला केस कि जब वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया हो, जब उसी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया हो। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि हिमांशु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हिमांशु क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में काम किया है सेंटेंस में। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब इसी सब्जेक्ट के बारे में आगे भी बताया गया है, मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, यही वाला सब्जेक्ट हिमांशु है, तो हम इस हिमांशु के साथ, इस नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या कहना पड़ेगा, हिमांशु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो ऐसा आपको सुनने में भी और लगता है, और फिर कभी आप सुने नहीं हो इसलिए इसको गलत भी कर देते हो। लेकिन आज रूल को सीख लो कि जब इसी सब्जेक्ट के बारे में इस सेंटेंस में ही कहा जाए तो वो क्या होगा, उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इसका रूल है। लेकिन कई बार आप अभी देखने वाले हो, सेकंड केस में ही देखोगे कि ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी वो करेक्ट रहेगा, और सेम तरह के स्ट्रक्चर हैं। फ़र्क क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देख लो। फिर देख लो, इसी में एग्जांपल है कि चेतन भगत इज़ ए रोमांटिक राइटर। ये रोमांटिक राइटर है कौन, ये सब्जेक्ट ही है ना। तो इस सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया है, यही बता रहे हैं आप फर्स्ट केस कि जब उसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाए तो हम इस नाउन के साथ, मतलब इस सब्जेक्ट के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे कि चेतन भगत इज़ ए रोमांटिक राइटर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन देखो स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ ही एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल है, फिर भी वो करेक्ट हो जाता है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। जब ये कह रहा है कि जब उस नाउन के पोसेशन के बारे में बताया जाए, मतलब यहाँ देखो ये नाउन था आपका, ये नाउन था हिमांशु, और फिर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। लेकिन यहाँ पर देखो सेकंड केस में कि यहाँ पर सुमित क्या है, इस सेंटेंस का नाउन है जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। लेकिन ये कार जो है, ये सुमित कार तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, मतलब ये फर्स्ट केस नहीं है। फर्स्ट केस में था कि हिमांशु ही जो था वही बेस्ट फ्रेंड था, चेतन भगत जो है वही रोमांटिक राइटर है, लेकिन सुमित है जो कार नहीं हो सकता, है ना। तो इस केस में क्या कहा जाता है कि इस केस में हम उस नाउन के साथ अगर इस नाउन के किसी पोसेशन के बारे में, पोसेशन मतलब अधिकार के बारे में, तो इसके पास है, इसके अधिकार में है क्या, एक नया कार है, इस तरीके का सेंस दे, है ना। जब उस नाउन के पोसेशन के बारे में बताया जाए तब हम यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे, तब ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। लेकिन ध्यान देना, इसके ट्रांसलेशन लोग समझ नहीं पाते, इसलिए गलती कर बैठते हैं। उसको लगता है कि कभी सुना नहीं, ये सुनने में और सा लगता है इसलिए गलत होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसका कोई मीनिंग निकलता है। इस सेंटेंस को मैं समझाता हूँ। जैसे मैं 2 बातें यहाँ पर कहूँ कि सुमित इज़ ए न्यू कार, तो ये सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, आप गलत कर दोगे एग्जाम में, है ना, कि सुमित के साथ नहीं लगेगा एपोस्ट्रॉफी एस, नहीं लगता। अगर यहाँ पर सुमित के बारे में ही बताया गया होता, लेकिन यहाँ पर उसके पोसेशन के बारे में बताया गया, सुमित के बारे में नहीं बताया गया है, समझ रहे हो। तो ये सेकंड केस अराइज होता है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है सुमित का कार एक नया कार है, समझ रहे हो। मान लिया जाए सिर्फ सुमित्स पढ़ें, एक बार पढ़कर देखो सुमित्स, इस सुमित्स को जब पढ़ते हो तो इसका क्या मतलब है कि सुमित का कोई चीज़, है ना, सुमित का कोई चीज़, वो चीज़ क्या हो सकता है यहाँ पर, कार, है ना। तो सुमित का कार इज़ अ न्यू कार, एक नया कार है, ये इसका मतलब है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सुमित के पास एक नया कार है, ऐसा मत समझना। उसके लिए आपको इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा, सुमित हैज़ अ न्यू कार, है ना, मतलब सुमित के पास एक नया कार है। लेकिन अगर सुमित के पोसेशन के बारे में बताया जाए तो सुमित के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया सुमित इज़ अ न्यू कार, जिसका अर्थ होता है सुमित के पास एक कार है, इसका ये अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है सुमित का कार जो है वो एक नया कार है, समझ गए। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसके मीनिंग को अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर पा रहे हो। अब जरा देखते हैं आगे, समझ गए, मतलब इसको पूरा समझ गए। फिर से दोहरा देता हूँ कि मान लिया जाए कोई नाउन है और किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम किया है, और अगर उसी नाउन के बारे में बताया गया हो तो उस सब्जेक्ट के साथ हम लोग, इस नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर उसी नाउन के बारे में ना बता करके उसके पोसेशन के बारे में बताया गया हो, है ना, कि उसके पास ऐसा कुछ है, इस तरीके से अगर सेंस दे रहा हो तो समझ जाना कि उस नाउन या फिर उस सब्जेक्ट के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे, जिसका इस तरीके से मीनिंग निकलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। अब ज़रा देखिए, अच्छा हाँ देखिए, जैसे फर्स्ट केस में था कि यहाँ पर लिख दिए हिमांशु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये करेक्ट है ना। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं कह सकते
कि सुमित इज़ ए न्यू कार, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि सुमित इज़ ए न्यू कार, जैसे इसमें कहा था चेतन भगत इज़ एन रोमांटिक राइटर, क्योंकि ये सुमित के बारे में नहीं है, इसके पोसेसन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पर ये चेतन भगत के बारे में ही बताया गया था, इसलिए करेक्ट है। दोनों में फ़र्क आप लोग समझ गए होंगे, रिपीट करके देख लेना, PDF से रिवीजन कर लेना, आप लोग समझ में आ जाएगी बातें, और टेस्ट का भी प्रैक्टिस करते जाओगे तो कभी भूलोगे नहीं। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में कई बार होता है कि सब्जेक्ट के साथ अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो उसका सेंस देता है उस सब्जेक्ट के किसी बिजनेस के बारे में, या फिर उसके कोई वेल नोन शॉप के बारे में, जो बहुत ही फेमस उसका कोई दुकान हो या फिर उसका कोई बिजनेस हो, तो उसके बारे में बता रहा होता है। तो ये एपोस्ट्रोफी का मतलब कई बार होता है उसका बिजनेस। ये मीनिंग से ही आपको पता चल जाएगा जैसे ही पढ़ोगे, है ना। तो आज के बाद जब भी ये सेंटेंस पढ़ोगे कि सुमित इज़ अ न्यू कार, तो समझ आना कि इसका मतलब है कि सुमित का है कुछ, क्या है, एक न्यू कार है ना। तो सुमित का जो कार है ये एक नया कार है, ये इसका अर्थ होता है। इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ोगे कि अनिल अंबानी इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, मतलब अनिल अंबानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका ये मीनिंग नहीं है। इसका मतलब है कि अनिल अंबानी का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब भी यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ अगर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल है तो आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला कि क्या इसका अर्थ निकल रहा है इसके बिजनेस से, कोई वेल नोन पर्सन है जिसका वेल नोन बिजनेस का पता चल रहा हो तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरे केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर उसके पोसेसन के बारे में बता रहा हो तो वो बिल्कुल करेक्ट है, और अगर उसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा हो तो वो गलत हो जाएगा एपोस्ट्रोफी एस के साथ। समझ गए। फिर से दोहरा देता हूँ, एग्जाम में जब भी पूछे और सब्जेक्ट के साथ अगर आपको एपोस्ट्रोफी देखने को मिल जाए एपोस्ट्रोफी एस के साथ, तो आपको 3 अनुमान ध्यान देने हैं। फर्स्ट अनुमान ये ध्यान देना है कि क्या उसके बिजनेस के बारे में बता रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या उस व्यक्ति के पोसेसन के बारे में बता रहा है तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर उस व्यक्ति के खुद के बारे में बताया जा रहा है तब वहाँ पर गलत हो जाएगा, वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। समझ गए बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 144 नंबर में बोल रहा है कि 2 कंटिन्यूड नाउन्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ देखना, कई ऐसे फ्रेज हैं, फिक्स फ्रेज होते हैं या फिर इडियम्स होता है जो 2 लगातार नाउन के साथ उसके साथ एपोस्ट्रोफी आता है, तो वो अलग की बात है, उसको मैं सेपरेट करके यहाँ पर याद करा दूंगा आपको लास्ट में, ठीक है। वो फिक्स है, वो फिक्स बना करके छोड़ा गया है हमारे लिए, है ना, याद करने के लिए। लेकिन इन जनरल कह रहा है कि कंटिन्यूड 2 कंटिन्यूड नाउन्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि प्रेम्स वाइफ्स पेरेंट्स, नहीं कह सकते ऐसा। दोनों नाउन है, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं कर सकते। मतलब इसका सेंस क्या लगा सकते हो, इसका मीनिंग क्या दे सकता है यहाँ पर कि प्रेम्स का मतलब प्रेम की वाइफ, प्रेम्स वाइफ्स का मतलब, और यहाँ पर पेरेंट्स दे रखा है मतलब उसके प्रेम की वाइफ के पेरेंट्स, ये सेंस दे रहा है। लेकिन कंटिन्यू हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देख लो, ये पेरेंट्स किसके हैं, ये पेरेंट्स है उसकी वाइफ के, तो लिखो कि द पेरेंट्स ऑफ प्रेम्स वाइफ, ऐसे लिखना पड़ेगा। 2 कंटिन्यू जैसे ही दिख गया आपको, दोनों कंटिन्यूड नाउन्स जो है उसके साथ अगर दिख गया एपोस्ट्रोफी तो वहाँ पर गलत समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए किसका मतलब है, प्रेम की पत्नी के माता पिता। अब देखिए यहाँ पर प्रीतिस हस्बैंड्स लाइफ, अब प्रीति भी है हस्बैंड भी है, नाउन दोनों के साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर दिए, इसलिए बिल्कुल गलत है। क्या लिखना पड़ेगा, किसकी लाइफ है, प्रीति के हस्बैंड का, तो प्रीतिस हस्बैंड यहाँ लिख दिए और यहाँ पर लिखेंगे द लाइफ ऑफ, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ प्रीतिस हस्बैंड, प्रीति के पति का जीवन। चलिए यहाँ भी समझ गए, थोड़ा फास्ट करते हैं ना। फिर है 145 में कि कुछ ऐसे शब्द समूह हैं, फ्रेजेस हैं जो कंपाउंड नाउन की तरह कार्य करते हैं और उनमें एपोस्ट्रोफी एस या फिर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे ये कंपाउंड नाउन क्या है, मतलब कंपाउंड नाउन जब भी मिल गया तो फिक्स तरह के फ्रेज हैं, एक तरह से समझ लो, है ना, फिक्स तरह के फ्रेज होते हैं, तो उसके बीच हम कभी भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। सिर्फ अगर हम पब्लिक प्लेस बोल दें, देखो यहाँ पर है पब्लिक प्लेस बोल दिए, मतलब ये कंपाउंड नाउन है, 2 नाउन को मिल करके बनाया गया है पब्लिक प्लेस, तो इसमें इसका अर्थ ही निहित है कि पब्लिक का ही प्लेस है, तो अलग से का लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए बात को। इसलिए कंपाउंड नाउन के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि द गांधी मैदान इज़ ए पब्लिक प्लेस, जो कि गलत है, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है जो फिक्स तरह का होता है, इसके साथ हम नहीं लगा सकते एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा कि द गांधी मैदान इज़ ए पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस क्या है, यहाँ पर कंपाउंड नाउन है। अब आपको ध्यान क्या देना, देखो कि नीचे दिए गए हैं कुछ कंपाउंड नाउन है ना,
अब इसको 2-3 बार आपको बोल करके पढ़ना भाई, बोल करके, ताकि एग्जाम में आ जाए तो समझ जाना कि इसके बीच में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और अगर पोसेसन का इस्तेमाल करना ही हो तब ऑफ का इस्तेमाल करो। अच्छा, ऑफ का भी इस्तेमाल नहीं होता, सॉरी, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का भी इस्तेमाल नहीं होता। मतलब बर्थडे पार्टी को आप नहीं कह सकते कि पार्टी ऑफ बर्थडे, ऐसा भी नहीं कह सकते, उसको बर्थडे पार्टी ही कहना होगा। समझ रहे हो बात को? तो दोनों तरीके से पोसेसिव केस में इसको नहीं बनाना है, ये ऑलरेडी पोसेसिव में ही होता है। तो देख लो, मैं पढ़कर सुना देता हूँ एक बार, आप लोग बार बार रिवाइज कर लेना। यहाँ पर क्या है देखो, बर्थडे पार्टी, गोल्ड रिंग, विंटर नाइट्स, घोस्ट स्टोरीज, स्ट्रीट लैम्प, किचन गार्डन, वेट लिफ्टिंग, कोल माइनिंग, विंटर क्लोथ्स, वेटिंग लिस्ट, डाइनिंग रूम, स्विमिंग पूल। नेक्स्ट आपको क्या, ड्राइविंग लाइसेंस, लैंडिंग कार्ड, पिक्चर फ्रेम, कॉलेज लाइब्रेरी, गार्डन गेट, सिटी स्ट्रीट मार्केट, समर हॉलीडे, संडे पेपर, डाउन कोरस, गोल्ड मेडल, सिल्क शर्ट, स्टील डोर, रोप लैडर, गैस फायर, पेट्रोल इंजन। फिर आपका क्या है, ऑयल स्टोव, चेस बोर्ड, टीन ओपनर, रीडिंग लैम्प, स्केटिंग रिंक, नोटिस बोर्ड, फुटबॉल ग्राउंड, फिश फार्म, गोल्ड माइन, ऑयल रिग, पॉप सिंगर, शिप फार्मिंग, फुटबॉल मैच, टेनिस टूर्नामेंट, कार रैली, हाउसिंग कमेटी। फिर देखो, एंट्री फीस, इनकम टैक्स, कार इंश्योरेंस, पार्किंग फाइन्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीस टॉक्स, बस टिकट, ट्रेन टिकट्स, प्लेन टिकट्स, फ्यूल बिल, लॉन्ड्री बिल, मिल्क बिल, टेलीफोन बिल, डिटेक्टिव स्टोरी, मर्डर स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, घोस्ट स्टोरी, हॉरर स्टोरी, स्पाई स्टोरी, है ना। तो इस तरीके के चीज़ जितने हैं ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं और इसके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ना ऑफ का प्रयोग ना एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। चलिए, ये भी आप वैसे भी इसके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे और फिर पढ़ते पढ़ते एक हैबिट्स ये है अगर आपकी, तो आप जान गए होंगे कि इसके बीच ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। 146 नंबर में क्या बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन। इसके पहले देखें हम लोग कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि जो दो नाउन को मिल करके बना होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। लेकिन कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जिससे ग्रुप का पता चले, उसमें काफ़ी मेंबर्स हों, है ना, तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ये तो हम लोग बेसिक चीज़ जानते हैं पहले से। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करके हम पोसेसिव बनाते हैं। जैसे द क्राउड्स रिएक्शन, और क्राउड मतलब भीड़ है, मतलब कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑफ का इस्तेमाल। जैसे इसको कहेंगे द रिएक्शन ऑफ द क्राउड, द गवर्नमेंट्स डिसीजन। द गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, है ना, उसके साथ बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो एक कलेक्टिव नाउन है, तो द गवर्नमेंट्स डिसीजन भी कह सकते हैं या फिर द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए, मतलब कंपाउंड नाउन में कोई छेड़छाड़ नहीं, कलेक्टिव नाउन में दोनों का प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का भी और ऑफ का भी। समझ गए बात को, दोनों ही करेक्ट होते हैं। फिर यदि किसी नाउन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग हो तो उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से। और देखो, इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं जो अभी बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्या मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बस एक एग्जाम्पल मात्र से आपको समझा पाऊँगा। देख लो, यहाँ पर क्या बोला है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज, है ना, नाउन के साथ जब हो। प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है 1-2 नाउन हो वहाँ पर और उसके साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो प्रीपोजिशन कहाँ पर है, तो इस तरीके के जब फ्रेज हो जो प्रीपोजिशनल हो, उसमें 1-2 नाउन जुड़े हों, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फिर दोहरा देता हूँ, प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ जो भी नाउन है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ये सुनने में आपको काफ़ी सुंदर सा लगेगा, है ना, स्मूथ सा लगेगा, आई हैव सीन द मैन्स कार विथ ए गन, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसके साथ लिखना पड़ेगा आई हैव सीन द कार ऑफ द मैन विथ ए गन। दोनों के मीनिंग में फ़र्क है, ध्यान से समझना। फर्स्ट का मीनिंग क्या निकलता है ये मैं बता देता हूँ। आई हैव सीन द मैन्स कार, कि मैं एक किसी आदमी का कार को देखा हूँ, और वो कार किसके साथ था, वो कार किसी गन के साथ था। तो कार तो गन के साथ नहीं हो सकता, वो व्यक्ति किसी गन के साथ हो सकता है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पर पोसेसन किसके बारे में बता रहे हैं, देखो यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज का क्या मतलब है, विथ अ गन। तो विथ अ गन कार हो सकता है, मतलब गन के साथ कार हो सकता है, या फिर वो मैन हो सकता है, वो मैन हो सकता है। वो कार किसका हो सकता है, वो मैन का हो सकता है। तो मैन्स कार सिंपली तो बोल सकते हैं, लेकिन इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है,
जब यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गया है तो ये कार मैन्स के साथ है, तो इसका मतलब है कि कार के पोसेशन को दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसका करेंगे, ऑफ का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पर किया गया है, आई हैव सीन द कार ऑफ द मैन, देख रहे हो कार किसका है, उस मैन का है, तो मैन्स कार ना लिख करके द कार ऑफ द मैन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज है और प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो वो आदमी गन के साथ है, बात समझ रहे हो, वो आदमी गन के साथ है, इसलिए यहाँ पर होगा द मैन विथ ए गन और फिर द कार ऑफ द मैन। बात समझ में आई, कॉमन है मैन। तो ये बताने की कोशिश है यहाँ पर कि जब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज इस तरीके से आपको दिख जाए तो इसके पहले वाला जो भी अगर आपका नाउन होगा उसके साथ पोसेशन शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका क्या करेक्ट होगा, आई हैव सीन द कार ऑफ द मैन विथ ए गन, मतलब मैंने कार को देखा है ना, मैंने एक आदमी के कार को देखा है और वो आदमी एक गन के साथ था। और फर्स्ट का मीनिंग निकलता है कि मैंने एक आदमी के कार को देखा जो एक गन के साथ था, मतलब कार गन के साथ था, तो कार नहीं हो सकता, वो आदमी था, है ना। तो यहाँ पर समझ गए आप लोग। तो नोटिस करने वाली बात ये होगी एग्जाम में कि आप ध्यान देना कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है वहाँ पर विथ अ गन जिस तरीके से यहाँ था तो है, इसके पहले किसी पोसेशन का शो किया गया मैंस कार, है ना। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस को शो करते हुए हम लोग नहीं लिखेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे पोसेशन शो करने के लिए, ऑफ का, जहाँ पर दिया गया द कार ऑफ द मैन विथ ए गन। समझ गए बात को। वैसे अगर मीनिंग के थ्रू भी जाते तो भी इसको पकड़ पाते, मीनिंग इसका गलत निकल रहा था, इसका मीनिंग सही निकल रहा था। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यदि किसी नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो और फिर एडवर्ब, ठीक है, बात देखिए, इसको समझ जाओगे क्या है इसका मतलब। इसका मतलब देखो होता है हु, है ना, हु, विच, दैट, वेयर, है ना, ये सारे जो वर्ड आते हैं, होम, ये सारे जो वर्ड आते हैं इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ध्यान रखना रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है ये। अब ये क्या कह रहा है कि यदि किसी नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन का उपयोग हुआ है उसके साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। इसके पहले वाला भी रूल इसी तरीके का था कि उसके साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते, उसके साथ हम पोसेशन शो करने के लिए ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या बोला है, ध्यान देना इस चीज़ को कि कहीं रिलेटिव प्रोनाउन दिख रहा है, मतलब हु, विच, दैट, फिर हुम, इस तरीके का वर्ड दिख रहा है, वेयर, है ना, इस तरीके का वर्ड दिख रहा है। तो देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट बोला है कि ही हैज़ रेड, मतलब उसने पढ़ा है शेक्सपियर्स प्लेस का मतलब होता है नाटक, है ना, तो शेक्सपियर के नाटक को पढ़ा है। हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट ऑफ इंग्लिश, है ना। अब यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिख गया, क्या दिखा, हु के पहले कौन है, पोसेशन वाला दिखाया है, शेक्सपियर्स के प्लेस के बारे में बताया गया है ना। तो इसके बारे में, शेक्सपियर के प्लेस के बारे में, उसके नाटक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, बात समझ रहे हो, यहाँ पर लिखेंगे क्या, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। तो वही यहाँ पर कहने की कोशिश है कि जहाँ भी आपको हु दिख गया मान लो यहाँ पर, तो हु के पहले यहाँ पर दिखाना है कि शेक्सपियर के प्लेस के बारे में, तो लिखोगे द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, ना कि शेक्सपियर प्लेस। तो ये छोटी छोटी बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे उम्मीद है। 149 देखो, यहाँ पर बोला है कि यदि किसी नाउन के बाद नाउन इन अपोजिशन का मैं मीनिंग बता दिया हूँ कि वैसा सेंटेंस का वैसा पार्ट जो दोनों तरफ से क्या हो, कॉमा से घिरा हो। अगर दोनों तरफ से कॉमा से ना भी घिरा हो, सिर्फ एक ही कॉमा हो, और जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर देखो एक कॉमा है ना, फर्स्ट सेंटेंस में एक कॉमा है, इसके बाद जो भी पार्ट है अगर इसके पहले वाले के बारे में ही बताया गया तो भी वो अपोजिशन का ही पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से सीख जाओगे कि अपोजिशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो दोनों तरफ से कॉमा से ही घिरा हो, है ना। और इसका क्या यूज है ये अभी आप समझ पाओगे, बहुत अच्छे से समझोगे। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग भी है, देखना कैसे कि अपोजिशन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, पहले रूल सीख लो। यहाँ पर होता है कि जो भी नाउन होता है अपोजिशन में, उसके साथ जो मतलब वहाँ पर नाउन इन अपोजिशन में जो नाउन है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना, किस में करते हैं, उसके पहले वाले में नहीं करते हैं। अपोजिशन के पार्ट, मतलब यहाँ पर अपोजिशन कौन है, तो कॉमा के बाद वाला पार्ट अपोजिशन वाला पार्ट है। यहाँ पर कॉमा यहाँ है और इसके बाद वाला पार्ट क्या है, अपोजिशन में है, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझो, क्या होता है मीनिंग। यहाँ पर फर्स्ट वाले पढ़ोगे तो क्या दिमाग में आता है कि त्रिपुरारी मैरिड हीज फ्रेंड, सिर्फ इतना पढ़ोगे तो क्या होगा, हीज फ्रेंड है
है ना, हिज फ्रेंड है, मतलब त्रिपुरारी ने अपने फ्रेंड से शादी किया, यही इसका मीनिंग है। अब समझने वाली बात यह है, उसकी फ्रेंड मतलब उसका फ्रेंड है मेल हो सकता है, अथवा उसकी फ्रेंड है जो फीमेल हो सकती है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ जो पढ़ रहे हो पूरा सेंटेंस पढ़ो, पूरा सेंटेंस पढ़ते हो तो इसका मतलब निकलता है त्रिपुरारी अपने फ्रेंड से शादी किया, है ना, तो इसका ये मीनिंग निकलता है। लेकिन कॉमा के बाद जो दे रखा है अपोजिशन, इसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज कर देता है। इसका मीनिंग क्या चेंज कर देता है कि त्रिपुरारी मैरिड हिज फ्रेंड मुरारीस सिस्टर। अब देखना, इस कॉमा के बाद जो मुरारी लिखा हुआ है, इसका हमेशा ये मीनिंग होता है कि इस कॉमा से पहले वाला जो भी नाउन होता है वही व्यक्ति होता है। ये फिर से ध्यान दो, अपोजिशन के पार्ट वाला जो भी नाउन होता है, मतलब कॉमा के बाद वाला जो भी नाउन होता है, वो कॉमा के पहले वाला नाउन वही व्यक्ति होता है। मतलब कॉमा के पहले वाला व्यक्ति और कॉमा के बाद वाला व्यक्ति सेम व्यक्ति होते हैं। इस चीज़ को नहीं आपको बोलना है। तो इसका क्या अर्थ निकला कि त्रिपुरारी मैरी किया किससे, हिज फ्रेंड मुरारी, मतलब अपने जो उसका दोस्त है मुरारी, उसकी बहन से शादी किया। समझ गए? तो इसको समझने में डिफ़िकल्ट तो नहीं था। सेकंड पढ़ो, देखो क्या है यहाँ पर पढ़ोगे, वीना लव्स अजय। चलो, अजय नाम के लड़का से वीना नाम की लड़की लव करती है, यहाँ तक तो मीनिंग सही निकलता है। लेकिन कॉमा के बाद देखना, वीना लव्स हर ब्रदर्स फ्रेंड। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कॉमा जो है, कॉमा के बाद जो नाउन आया है, मतलब क्या आया है, हर ब्रदर नाउन है, और कॉमा के पहले जो अजय है, ये दोनों सेम व्यक्ति होते हैं। समझ रहे हो? ये दोनों क्या होते हैं, सेम व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वीना लव्स अजय, मतलब वो अपने भाई से प्यार करती है, नहीं, हर ब्रदर्स, इसमें पोसेसिव केस लगाया हुआ है एपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद फ्रेंड दिया गया है, मतलब वीना जो है वो अपने भाई अजय का जो फ्रेंड है उससे प्यार करती है। बात समझ में आई किसी को? अगर आप लोग बात समझ रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताना है ना, हैंड रेज करके, या फिर जैसे भी, लेकिन आपको बताना है कि आप समझे कि नहीं 149 नंबर रूल को। देखो फिर से दोहरा देता हूँ, वीना लव्स अजय हर ब्रदर्स फ्रेंड। तो कॉमा के पहले हर ब्रदर है और कॉमा के पहले अजय है, और ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं, सेम पर्सन को। तो वही कह रहा है कि वीना प्यार करती है अपने भाई के फ्रेंड से। बात समझ में आई? चलिए, आप बिल्कुल समझ गए। तो वही कह रहा है कि जो भी अपोजिशन वाला नाउन होगा, अपोजिशन वाला नाउन यहाँ पर मुरारी था और यहाँ पर हर ब्रदर था, इसके साथ लगेगा एपोस्ट्रोफी एस का मतलब इस्तेमाल होगा। ठीक है? तो आज के बाद आप हमेशा ध्यान रखना, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई बार और पूछे भी जाएंगे। जब भी कॉमा हो तो इसके बाद वाला जो व्यक्ति होगा और इस कॉमा के पहले वाला व्यक्ति, ये सेम व्यक्ति होते हैं। अगर यहाँ पर आप गड़बड़ कर दोगे मीनिंग समझने में तो सब कुछ चौपट हो जाएगा आपका। ठीक है? मीनिंग ज़रा सा भी गड़बड़ करके पढ़ के देख लो तो पूरा मीनिंग ही गलत निकल जाएगा इसका। इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी था कि कॉमा के बाद और कॉमा के पहले दो व्यक्ति का जिक्र हो तो वो दोनों सेम व्यक्ति होते हैं। ठीक? चलिए, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। नहीं तो यहाँ पर मीनिंग भी अलग निकल सकता था कि वो अपने भाई से प्यार करती है, ऐसा करके। समझ रहे हो? तो यहाँ पर समझने वाली बात थी। अब ज़रा देखो 150 में क्या कह रहा है रूल। यहाँ पर है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करने से उस व्यक्ति के घर का बोध होता है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसा भी सेंटेंस आप लोग नहीं सुने होंगे, है ना, ऑड सा लगता है। तो सुनने और ऑड लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रामर का अपना एक रूल होता है। अब यहाँ पर देखो, वी हैड लंच एट रमन्स, इसका कोई अर्थ निकलता है? पहले सुनने के भाव में अगर लेते हैं तो नहीं निकलता, लेकिन इसका मतलब होता है जब भी इस तरीके का हो, है ना, और रमन के साथ यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है कि रमन के घर की बात कह रहा है ये। तो हम लोगों ने लंच किया कहाँ पर, रमन के घर पर, ये इसका अर्थ होता है। ये बिल्कुल ही आपका करेक्ट होता है। ठीक है? फिर बोल रहा है कि हाउस के प्रयोग के बिना ही घर का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर हाउस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए हैं ना, हाउस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो भी ये क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि रमन्स का अर्थ निकलता है रमन का घर। चलिए, यहाँ भी सीख गए आप लोग। जैसे यहाँ पर फिर से दिया है कि ही मेट मी, वो मुझसे मिला एट शुभम्स, इसका मतलब है कि शुभम के घर पे मिला, और इसका मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है। मतलब शुभम्स कहने का मतलब ही हो गया कि शुभम का घर, तो ये हाउस को इंडिकेट करता है। जैसे वहाँ पर पहले पढ़े थे अनिल अंबानीस, तो अनिल अंबानीस था, बिजनेस वर्ड कहीं मेंशन नहीं था, उससे ही आपको कैच करना था कि उसके बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 151 नंबर में बोल रहा है कि ये चारों वर्ड को आपको ध्यान रखना है।
प्लान, रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी और बुक, ये चारों ऐसे वर्ड्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, दोनों चीज़ का प्रयोग करके पोसेसिव बना सकते हैं, मतलब एपोस्ट्रोफी एस का भी और ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखो मतलब आपको लग सकता है कि ये सारे निर्जीव वस्तुएं, तो इसके साथ हम कैसे कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल, है ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये चारों वर्ड को आपको ध्यान रखना है। जैसे द प्लान सक्सेस, ये भी करेक्ट है। द सक्सेस ऑफ द प्लान, ये भी करेक्ट है। द रिपोर्ट्स कंक्लूजन, ये भी सही है। द कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट, ये भी सही है। द यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर, ये भी सही है। द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। द बुक्स पब्लिशर, ये भी करेक्ट है। द पब्लिशर ऑफ द बुक, ये भी करेक्ट है। तो ये चारों शब्द को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 152 नंबर। अब ये क्या कह रहा है कि विंटर एंड समर के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम इसका पोसेसिव बनाते हैं, और अगर हम इसको बिना एपोस्ट्रोफी एस को भी बिना एपोस्ट्रोफी एस का भी रखते हैं तो भी इसका मीनिंग करेक्ट निकलता है। जैसे अ विंटर्स डे कहना भी करेक्ट है, अ विंटर डे सिंपली, ये भी कहना करेक्ट है। अ समर्स डे, ये भी करेक्ट है। अ समर डे, ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हम विंटर और समर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बच जाता है आपका स्प्रिंग और आपका ऑटम। तो इन दो ऋतुओं के बारे में क्या कहना है, ज़रा देख लेते हैं। इसके मतलब इसके लिए क्या रूल्स है भाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्प्रिंग और ऑटम के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन एक केस में, एक ऐसा भी केस है जब स्प्रिंग और ऑटम के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके जस्ट उल्टा था विंटर और समर में, कि हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी करेक्ट होगा। लेकिन स्प्रिंग और ऑटम के साथ हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन एक केस में कर सकते हैं, कब? जब हम इसको पर्सोनीफाई करके हम देखते हैं, मतलब पर्सोनीफाइड ऑब्जेक्ट की तरह इसको हम प्रयोग में लाते हैं, तो इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल तो करते ही है ना, सजीवों के साथ। तो इसी तरीके से अगर हम इसको पर्सोनीफाई कर दें तब यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑटम्स रिटर्न बताया है, मतलब सिंघम रिटर्न, जैसे सुने हो ना ऐसा नाम, मूवीज़ का नाम। तो कहने का मतलब कोई इंसान अगर रिटर्न करता है ना, उसी सेंस में अगर पर्सोनीफाई हम कर रहे हैं ऑटम का, तो यहाँ पर ऑटम्स रिटर्न कहना सही मानेंगे। लेकिन सिंपली कहेंगे कि एन ऑटम्स डे, अगर ऐसा लिखना चाहें एन ऑटम्स डे, तो ये करेक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन अ विंटर्स डे कहना करेक्ट होगा, सिंपली अ विंटर डे कहना करेक्ट होगा। लेकिन ऑटम्स डे कहना गलत होगा। इससे अगर आप एपोस्ट्रोफी एस को हटा देते हो तब ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम पर्सोनीफाई कर रहे हैं कि ऑटम्स रिटर्न, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु ऐसा हो जिसके साथ अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसका हम पर्सोनीफाई कर रहे हैं, एक मानवीकृत कर रहे हैं, एक मानव के जैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि विंटर और समर के साथ एपोस्ट्रोफी एस के भी साथ करेक्ट होता है, और बिना एपोस्ट्रोफी एस का भी ये करेक्ट होता है। और स्प्रिंग और ऑटम के साथ हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, बिना एपोस्ट्रोफी एस का वो करेक्ट होता है। लेकिन एक केस में ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ भी करेक्ट होगा, कब? जब इसका पर्सोनीफाई करते हैं हम, ठीक है। मतलब यहाँ पर रिटर्न कहने की बात थी, तो कोई व्यक्ति रिटर्न होता है, कोई ऋतु कैसे रिटर्न होगा, है ना, होता है, मतलब चल फिर के नहीं आता वो। लेकिन यहाँ पर सेंस निकल रहा है कि ऑटम रिटर्न्स कहने का मतलब, ऑटम्स रिटर्न कहने का मतलब ये है कि ये वापस आया है ना, तो पर्सोनीफाई किया गया है इसका। अब ज़रा बात करते हैं 153 में कह रहा है कि एनिमल्स और बर्ड्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पोसेसिव केस बनाते हैं। ज़रा देखिए, यहाँ पर दिया है अ कैट्स टेल, ये बिल्कुल करेक्ट है। अ हॉर्सेस हेड, एक घोड़े का मतलब सर, है ना। फिर अ बर्ड्स फेदर्स, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पर दिया है डॉग्स कैनल्स, मतलब डॉग्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए सिंपली यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किए। बर्ड्स नेस्ट, यहाँ पर आपका प्लूरल है, इसलिए सिंपली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एनिमल और बर्ड्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके पोसेसिव हम बना सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं आगे।
फिर दिया है कि डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स जितने होते हैं, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक हो, है ना। तो उत्कृष्ट वस्तुओं के नाम के साथ हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम पोसेसिव बना सकते हैं। जैसे द कोर्ट्स डिक्री, है ना, मतलब कोर्ट का जो निर्णय है। द मून्स क्रेसेंट, क्रेसेंट का मतलब होता है अर्धगोलाकार, है ना। तो मून जो है अपने आप में क्या है, आपका डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है ना। कोर्ट जो है इसका अपना एक रेस्पेक्ट है भाई, तो ये भी एक उत्कृष्ट है एक तरह से। अर्थ भी आपका क्या है, उत्कृष्ट है। तो द अर्थ क्रिएचर्स, द सन्स रेज, ये सारे क्या हैं, उत्कृष्ट वस्तु हैं और इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से नेचर्स वर्क्स, है ना, नेचर्स वर्क्स, द सोल्स डिलाइट, हेवेंस व्हील, ट्रूथ्स ट्रायम्फ, द ओशंस रोर, द रिवर्स बैंक, फिर है नेचर्स ब्यूटी, द लॉज डिलेज, द माइंड्स आई, देख लो माइंड का आई भी होता है, ठीक है। फिर है ड्यूटीज कॉल, द कंट्रीज गुड, मतलब कंट्री की भलाई, अच्छाई। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। इस तरीके के चीज़ जितने हैं इसको एक दो बार पढ़ लेना ताकि आपके जहन में बैठ जाए और अब भूलो नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम पोसेसिव केस में इसको बना सकते हैं। चलिए फिर आपका 155 में कि कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं जिसमें आपको भूलना नहीं। कई बार आप देखोगे आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिक्स टाइप के फ्रेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पर द ट्रेन्स अराइवल, इसके बेस पर हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन, है ना। तो ट्रेन्स अराइवल ये करेक्ट है। द ट्रेन्स डिपार्चर ये भी करेक्ट है। द बोट्स क्रू ये भी करेक्ट है। क्रू मतलब क्रू मेंबर्स जो होते हैं वहाँ पर, उसके बारे में बता रहा है। द शिप्स पैसेंजर्स द एट आर्म्स लेंथ, और वैसे भी देखें कि यहाँ पर लेंथ विड्थ के बारे में बता रहा हो तो भी उसके साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से ये भी है। टू वंस जर्नीस एंड, यहाँ पर देखो वंस का मतलब समवन कहने का मतलब है, समवन मतलब कोई व्यक्ति है ना, और जर्नी ये भी आपका नाउन है। तो कहने का ये अर्थ है कि दो नाउन के साथ हम क्या कर सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। अभी अभी पढ़े हम लोग, लेकिन ये फिक्स तरीके का फ्रेज है तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द कार्स डिज़ाइन ये भी करेक्ट है। द कंप्यूटर्स बिहेवियर ये भी करेक्ट है। द शिप्स बेल ये भी करेक्ट है। तो देखो जो मैं बताया हो ना, इससे बाहर वाले शब्द से नहीं पूछे जाएंगे, और इतना का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो डेफिनेटली आप गलत नहीं करोगे एग्जाम में, क्योंकि एक इंट्यूशन आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा कि कब करना है कब नहीं करना है, समझ रहे बात को। और बिना रिवीजन का आप नहीं कर पाओगे। सुन लो कान खोल करके, आप कितनों भी पढ़ लो, अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करते हो तो आपसे नहीं होने वाला है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर, समझ रहे हो। तो हर एक रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके पहले हम लोग रूल देखे थे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये फिक्स तरीके का फ्रेज होता है जिसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ इडियम्स को याद रख लो भाई, इडियम्स को याद रख लो जो फिक्स तरीके का होता है। इसको मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट इडियम ही था एसपी बक्सी में, है ना, जो मैं सीरीज बताया था। यहाँ पर क्या है, एट वंस विट्स एंड। अब यहाँ भी वंस है मतलब समवन, विट्स का मतलब समझ कह सकते हो, है ना, बुद्धि बोल सकते हो। तो जब किसी का बुद्धि बिल्कुल एंड कर जाए, है ना, मतलब समझ से कोई चीज़ परे हो, कंफ्यूज्ड हो, परप्लेक्स्ड हो, है ना, कन्फाउंडेड हो, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एट वंस विट्स एंड। तो अभी अभी पढ़े कि दो नाउन के लगातार नाउन के क्या कर सकते हैं, दोनों के साथ हम इस्तेमाल नहीं करते एपोस्ट्रोफी एस का, लेकिन ये फिक्स तरीके का इडियम है, यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा, इसको याद रखना ही पड़ेगा। फिर आपका आउट ऑफ हार्म्स वे, अब यहाँ पर सिंपली हार्म दे देगा एग्जाम में, अब फिर हार्म्स दे देगा और इस एपोस्ट्रोफी को हटा देगा, तो आपको कैच करना पड़ेगा कि हार्म्स में आपका क्या था, हार्म्स में आपका एक एपोस्ट्रोफी था, और यहाँ पर एट वंस विट्स एंड में दोनों में था, वंस में भी और विट्स में भी क्या था, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल था। इसका मतलब होता है आउट ऑफ हार्म्स वे का मतलब कि हार्म के रास्ते से थोड़ा बाहर होना, मतलब सुरक्षित जगह पर होना, ये कहलाता है आउट ऑफ हार्म्स वे। फिर एट वंस फिंगर्स एंड्स, मतलब इसको दूसरे तरीके से बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। अगर फिंगर टिप्स है तो सिंपली वंस के साथ, सिर्फ वंस के साथ आपका क्या होगा, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होगा। लेकिन फिंगर्स एंड्स है तो वंस में भी होगा और फिंगर्स में भी होगा। देख रहे हो, यहाँ पर फिंगर टिप्स था, यहाँ पर फिंगर्स एंड्स है। फिंगर टिप्स दोनों एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं आते, लेकिन फिंगर का एंड्स जो है वो अलग अलग आता है, इसलिए वंस में भी आपका होगा एपोस्ट्रोफी और फिंगर्स में भी होगा आपका एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल। चलिए क्या मतलब होता है इसका, एट वंस फिंगर्स एंड्स, ये भी बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से जानना, है ना, मतलब किसी टॉपिक में आप अगर महारत हासिल कर ली हो तो कह सकते हो कि भाई मैथ्स के फॉर्मूले इसके फिंगर टिप्स पर हैं, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वही वाला है यहाँ पर इडियम, वंस के साथ भी है फिंगर के साथ भी है। अगर
फिंगर्स एंड का इस्तेमाल नहीं ना हो करके फिंगर टिप्स का इस्तेमाल है, तो वहाँ पर सिर्फ वंस के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है। फिर आपका टू वंस हार्ट्स कंटेंट है ना, कंटेंट मतलब ये संतुष्टि वाली बात को लेकर के कह रहा है। तो यहाँ पर भी ध्यान देना, वंस में भी है और हार्ट्स में भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है जी भर कर, दिल खोल कर, है ना, दिल खोल कर वो मिला है किसी से, जी भर करके बात किया है किसी से, है ना, तो उस केस में इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं, टू वंस हार्ट्स कंटेंट। देखो ये हर्ट नहीं है, थोड़ा सा देखो, ये इसको हार्ट पढ़ते हैं भाई, हार्ट, ठीक है, मतलब इसको हर्ट पढ़ देते हैं। हर्ट पढ़ोगे तो दो तरह का हर्ट आता है, एक हर्ट झोपड़ी वाला और एक HURT, इसको भी हर्ट पढ़ते हैं। तो ये हार्ट पढ़ाता है, हार्ट, है ना, इसको ध्यान में रखना। तो टू वंस हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है जी भरकर और दिल खोलकर। फिर अ स्टोन्स थ्रो, तो इसको भी ध्यान रखना, स्टोन्स में क्या है आपका एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल है। तो अ स्टोन एट स्टोन्स थ्रो, और फिर अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है एट होना चाहिए यहाँ पर, शायद देख लेना एक बार आप लोग कंफर्म कर लेना। एट स्टोन्स थ्रो का मतलब बहुत नज़दीक होना, है ना, मतलब मेरे दोस्त का घर मेरे से एट स्टोन्स थ्रो है, मतलब बहुत नज़दीक है। अब जेंडर की बात कर रहे हैं, कैसे सारे खत्म हो गए। जेंडर में जितने इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं सब मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, ब्यूटी, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस का मतलब कोमलता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध कराने के लिए होता है। तो इस स्थिति में हम इसको फेमिनिन जेंडर मानते हैं। 3 तरीके का हम लोग जेंडर पढ़ते हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन और एक आपका न्यूटर, है ना। तो इसमें से जिससे भी ब्यूटी का पता चले, कोमलता का पता चले, सौम्यता का पता चले, तो उस केस में हम उसे फेमिनिन मानते हैं, मतलब स्त्रीलिंग मानते हैं। समझ गए बात को। देखो भाई, जितनी भी सुंदरता की चीज़ है, इनफैक्ट अगर आप अपने प्रकृति में अपने चारों ओर देखोगे, मेल और फीमेल को ऑब्जर्व करोगे, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई कुछ भी हो, है ना, कोई वस्तु ही हो, अगर आप उसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी स्त्रीलिंग वाली चीज़ें हैं सब के सब सुंदर बनाई गई हैं। लेकिन जो थोड़ा सा मेल है, मतलब मैस्कुलिन है, उसको थोड़ा सा क्या किया गया है, थोड़ा सा भद्दा बनाया गया है ना, थोड़ा सा खुरदरा बनाया गया है। और इसके बारे में भी देख लेते हैं, एक ही साथ देख लेते हैं दोनों को। देखो नेक्स्ट क्या है कि कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिससे शक्ति का पता चले, स्ट्रेंथ का पता चले, है ना। जैसे कोई ऐसी महिला भी होती हैं जो बिल्कुल ही दिखने में बिल्कुल ही लगे मर्दाना टाइप का, है ना, मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ है, हट्टा कट्टा है, बहुत ही हाइट है और चौड़ी है बिल्कुल, और दिखने में मतलब काफ़ी ताकतवर लग रही है ना, तो लोग कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल ही मर्द जैसे दिख रही है ना। और फिर कोई ऐसा मर्द भी होता है जिसके ना दाढ़ी निकलता है, ना दाढ़ी मूछें नहीं निकलता है ना, और एज काफ़ी हो गया होता है, चेहरे पर एक पिंपल का दाग तक नहीं है, बिल्कुल चिकना है बिल्कुल, है ना, तो वो अलग का केस होता है भाई। लेकिन इन जनरल जो स्त्रीलिंग को बनाया गया है बहुत ही सुंदर का प्रतीक माना गया है। और अगर वॉइस में भी देखो, स्त्रियों के वॉइस को भी भगवान पसंद करते हैं, यही फैक्ट है। और मर्दों के अगर आवाज़ को सुनो तो उसका थोड़ा सा कर्कश होता है वाणी, है ना, और थोड़ा सा भारी होता है, तो ये अलग की बात है। तो सुंदरता का जहाँ भी प्रतीक है वो माना गया है स्त्रीलिंग को, और स्ट्रेंथ का, दृढ़ता का, है ना, फर्मनेस का, ऊर्जा का प्रतीक माना गया है किसको, मैस्कुलिन को, मतलब पुल्लिंग को। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग किस तरीके का प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, जो भी कोई वस्तु है जो स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा हो, फर्मनेस का, एनर्जी का, दृढ़ता का, है ना, तो उसके साथ हम ही, हिम, हीज, हिमसेल्फ, ये सारे का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम मैस्कुलिन मानते हुए। जैसे देखो द सन है, सन जो क्या है, बिल्कुल ही ऊर्जा का एक प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है ना, तब इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम पुलिंग मानते हुए इसके साथ ही, हीज, इस तरीके का चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। हर का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके साथ। टाइम है ना, बहुत ही बुरा टाइम है, बहुत ही बुरा वक्त है ना, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो बुरे के सेंस में भी समझ लो कि मैस्कुलिन का ही इस्तेमाल किया जाता है। डेथ है भाई, देखो डेथ को इंडिकेट कर दिया गया है मैस्कुलिन से, और सारी प्यारी चीज़ों को इंडिकेट कर दिया गया है स्त्रीलिंग से, है ना। रिस्पेक्ट भी करना चाहिए क्योंकि ये भगवान का देन है भाई। फिर विंटर, विंड, समर, है ना, विंटर एक्सट्रीम विंटर हो, एक्सट्रीम समर हो, भाई कोई पसंद नहीं करता। फिर थंडर, ओशन, लव, वॉर, वाइन, हाँ लव को भी देख लो, ध्यान में रखो, मतलब ये सारे वर्ड्स को ध्यान में रखने वाली बात है, ये सारे वर्ड्स को ध्यान में रखने वाली बात है। लव का इंडिकेशन क्यों है भाई मैस्कुलिन की ओर, क्योंकि चलो ये सब डिस्कशन का मुद्दा नहीं है ना, आपको ये समझना है कि ये सारे वर्ड्स हैं, तो इसके साथ आपको मैस्कुलिन जेंडर को समझते हुए क्या करना है, इसके साथ इस मेल वाला जितने सारे प्रोनाउंस हैं उसका इस्तेमाल करना है ना, मैस्कुलिन जेंडर वाले जितने प्रोनाउंस हैं
इसका इस्तेमाल करना है, और जहाँ ब्यूटी का सेंस आ जाता है वहाँ पर स्त्रीलिंग वाला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है कि द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, मतलब प्रकाशित किया है ब्राइट रेज से। कौन? सन। तो सन को के लिए हम लोग हिज का इस्तेमाल किए, हर का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। यही कहने का मतलब है, काफ़ी आसान था, कोई टफ चीज़ नहीं है। और स्त्रीलिंग वाले में देख लो कौन कौन है। द मून ब्यूटी का बिल्कुल प्रतीक, सौम्यता का, है ना, शीतलता का प्रतीक। द अर्थ धरती माता जिसको कहते हैं, मदर नेचर जिसको कहते हैं। फ्लैटरी देख लो, फ्लैटरी को भी मतलब लव को रखा है किसमें? मैस्कुलिन में। फ्लैटरी को रखा है फीमेल में, है ना। और फिर स्प्रिंग है, होप है। जैसे विंटर और समर को रखा है मेल में, मैस्कुलिन में, और फेमिनिन में रखा है स्प्रिंग को, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ को, है ना। और फिर है होप, वर्च्यू, है ना, चैरिटी, ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, है ना, मर्सी, फेथ, पीस, शीप, शीप मतलब जहाज वाला शीप है ना। फिर रिवर, नेशन, जलसी। फिर है लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब, और ह्यूमिलिटी का मतलब वही नम्रता से है। फिर है ट्रेन, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस। ये सारे जितने वर्ड्स हैं इसके साथ हम फेमिनिन वाले सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, हर, हर्स, हरसेल्फ, शी, ये सारे का, ठीक है। तो ध्यान में रखने वाली बात है। वैसे एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगी बातें। जैसे यहाँ पर मून का एग्जांपल लिया है कि द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक, मतलब किनारे पे क्या किया है, मून ने अपना लाइट बिखेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर मून के लिए भी इस्तेमाल हर का किया गया है, क्योंकि मून जो है शीतलता का प्रतीक है, काफ़ी कोमलता का, सुंदरता का प्रतीक है। इसके साथ हम इट्स का इस्तेमाल नहीं करते, हीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करते, है ना। भले इसको चंदा मामा कहते हैं हम लोग, है ना, लेकिन चंदा मामा भाई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, ध्यान रखना। अब इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से समझ रहे हो, हालांकि आप किसी भी जो भी तरीके से हिंदी में आप इसका इस्तेमाल कर दो, अलग की बात है। फिर 159 में क्या कर रहा है कि इस तरीके का वर्ड जहाँ भी देखो तो आप लेडी का इस्तेमाल मत करो, वुमेन का इस्तेमाल करो। अगर किसी वुमेन डॉक्टर है तो उसको वुमेन डॉक्टर कहेंगे, ना कि लेडी डॉक्टर, समझ रहे हो। तो वुमेन डॉक्टर कहना सही है, वुमेन सर्वेंट कहना सही है, वुमेन लेडी सर्वेंट मत कहना, ठीक है। वुमेन टीचर कहना सही है, लेडी टीचर कहना सही नहीं होता। फिर वुमेन ड्राइवर होता है और लेडी ड्राइवर नहीं होता, है ना। तो इस तरीके के जितने वर्ड हैं उसके साथ वुमेन लगाना, ना कि लेडी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया, अ लेडी डॉक्टर हैज़ बीन सेंट फॉर, मतलब एक लेडी डॉक्टर को भेजा गया है। तो यहाँ पर लेडी डॉक्टर नहीं होता, वुमेन डॉक्टर होता है। लेडी टीचर नहीं होता, यहाँ पर वुमेन टीचर होता है। लेडीज़ कॉलेज नहीं होता, वुमेंस कॉलेज होता है ना, वुमेंस कॉलेज। इसके बारे में तो पहले भी देख चुके हैं हम लोग, वुमेन कॉलेज क्यों होता है ना। अब ज़रा बात करते हैं, देखो उपरोक्त जो नाउन्स हैं इसके साथ क्या करते हैं, शी का प्रयोग हो तो वुमेन का प्रयोग करना ज़रूरी नहीं है। मान लिया जाए हम इस सेंटेंस को लिखें, शी इज़ ए डॉक्टर, तब तो ये क्लियर है कि ये डॉक्टर कौन है, वुमेन डॉक्टर है। तो इसके साथ अलग से वुमेन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना। तो शी इज़ ए वुमेन डॉक्टर कहना गलत है, क्योंकि शी से ही आपका इंडिकेट हो जा रहा है कि ये वुमेन ही है ना। शी इज़ ए टीचर, इससे ही पता चल गया, शी से ही पता चल गया कि ये फीमेल टीचर है, तो अलग से वुमेन को इंडिकेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है 168 नंबर में कि आजकल अंग्रेज़ी में दो ऐसे वर्ड हैं, बैचलर और वर्जिन। बैचलर मेल के लिए इस्तेमाल होता है इन जनरल, है ना। तो बताओ कि फीमेल को क्या कहते हैं हम लोग बैचलर में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके बावजूद भी इसके वर्ड अलग होते हैं, फेमिनिन का वर्ड अलग होता है, इसके बावजूद भी बैचलर और वर्जिन का इस्तेमाल आजकल हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ही इज़ ए बैचलर भी कहना सही है, शी इज़ ए बैचलर भी कहना सही है, मतलब लड़की के लिए भी और लड़का के लिए भी। ही इज़ ए वर्जिन कहना भी सही है, शी इज़ ए वर्जिन ये भी कहना सही है। फिर आपका 161 नंबर में लोअर एनिमल्स जितने हैं, छोटे प्राणी जितने हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए न्यूटर जेंडर का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसके प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर है ही हैज़ किल्ड अ स्नेक, स्नेक क्या है भाई, छोटा प्राणी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ईट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे है ना, यहाँ पर लिखा हुआ इट इज़ स्टिल लाइंग ऑन द रोड, तो ईट का इस्तेमाल किया स्नेक के लिए, छोटे प्राणी के लिए। ही हैज़ किल्ड अ स्नेक ऐसा तो कह दिया, लेकिन इसके साथ हम ही या फिर शी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ईट, इट्स, इटसेल्फ, ये सारे का इस्तेमाल करेंगे किसके साथ, छोटे प्राणियों के साथ या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। फिर यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन हम लोग देख चुके हैं कि ज्यूरी है, कमिटी है, क्लास है, टीम है, गवर्नमेंट है, फैमिली है, मॉब है, काउंसिल है, आर्मी है, क्राउड है, क्रू है। ये सारे एक टीम की तरह है ना, टीम की तरह है, यानी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ हम लोग किस तरीके के प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इसको न्यूटर जेंडर मानते हुए ईट, इट्स और इटसेल्फ का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। लेकिन ध्यान देना, अगर इसके साथ मान लिया जाए ज्यूरी वर्ड को लेते हैं, इसके ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
जूरी इकट्ठा एक है अगर किसी निर्णय पर पहुंचती है तो इसको हम मानेंगे सिंगुलर, है ना, सिंगुलर मानेंगे, और इसके साथ हम न्यूटर जेंडर को मानते हुए इट, इट्स और इटसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे इसके सारे मेंबर का अगर पता चले, सारे मेंबर का पता चले, कोई ऐसा वर्ड लिखा हुआ है सेंटेंस में जिससे पता चले कि ये इकट्ठे की बात नहीं कर रहा है जबकि हर एक इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बता रहा है, तो उस केस में आपको वहाँ पर दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, देम का, दियर्स का, है ना, इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है, देखो कैच करो कि ये सारे मेंबर्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है और फिर एक कलेक्टिवली पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पर दिया द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स, ये कहना करेक्ट है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए भाई कमेटी का हर मेंबर नहीं जाएगा, कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका जो पूरे रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरे कमेटी को, है ना। तो इस केस में क्या पता चल रहा है, द कमेटी का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है, पूरे ग्रुप के रूप में हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि कमेटी जो है यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसके साथ हम इट्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना, इसके साथ हम देयर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल हुआ रहता जहाँ पर पता चलता कि इस कमेटी के हर मेंबर के बारे में बता रहा है, तो इस केस में हम दे, देम, दियर्स इस तरीके का इस्तेमाल करते। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेकिन उपरोक्त कलेक्टिव नाउन से अगर प्रत्येक सदस्य का बोध हो तो इसके साथ हम लोग प्लूरल नाउन्स मतलब दे, देम, दियर, दियर्स का इस्तेमाल हम करते या फिर देमसेल्व्स का। जैसे देखो यहाँ पर दिया कि द कमेटी हैव मेट एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, कमेटी मेट मतलब कमेटी मिले, तो कोई इकट्ठा कमेटी नहीं मिलता, कमेटी में हर मेंबर आ करके एक दूसरे से मिलते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये कहने का मतलब, तो इससे पता चल जा रहा है कि यहाँ पर जो द कमेटी लिखा है इसका मतलब है कि उसके हर मेंबर के बारे में जिक्र कर रहा है, तो इसके लिए हम इट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दे का करेंगे, क्योंकि इससे हर मेंबर का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इट का इस्तेमाल मत करना, दे का इस्तेमाल करना। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब 163 नंबर में कह रहा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके लास्ट में मैन लगा रहता है, तो मैन को हटा करके हम अगर पर्सन ऐड कर देते हैं तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखो मैस्कुलिन और फेमिनिन का एग्जांपल दे रखा है, चेयरमैन है, स्पोक्समैन है, तो मैन लगा हुआ है तो हम जान गए कि ये मैस्कुलिन है। लेकिन अगर फेमिनिन बनाना हो तो मैन को हटा करके सिंपली पर्सन लिख दो, तो चेयरमैन का हम करेंगे फेमिनिन चेयरपर्सन, और यहाँ पर स्पोक्समैन है, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो स्पोक्स पर्सन लिखोगे, ठीक है। फिर चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, जैसे कोई गर्लफ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड को क्या कहती है, बेबी कह के बुलाती है, और कोई बॉयफ्रेंड भी है वो भी अपने गर्लफ्रेंड को कहता है, और गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड को कहती है। तो इससे पता नहीं चलता, इससे सेक्स का पता नहीं चलता, इससे जेंडर का पता नहीं चलता, है ना। तो ये जो तीनों वर्ड हैं, अगर कह दे कि मेरा बेबी आया है ना, और फिर बेबी हुआ है या बेबी हुई है, तो जब तक उसके साथ कुछ स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए तो इन तीनों वर्ड से कुछ पता ही नहीं चलता है, चाइल्ड से, इन्फेंट से, कि माई चाइल्ड, अगर इतना बोले माई चाइल्ड तो क्या समझोगे, फीमेल है या मेल है, पता नहीं चलता, है ना। तो ये जो तीनों वर्ड हैं इससे सेक्स का पता नहीं चलता, तो इसको हम जेंडर कौन सा जेंडर मानते हैं, न्यूट्रल जेंडर को मानते हुए इसके साथ हम इट, इट्स और इटसेल्फ जैसे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेफ्ट लेग, तो इट्स का इस्तेमाल किया है चाइल्ड के लिए, देख रहे हो। इसके साथ हीज और हर का इस्तेमाल हम नहीं करते इन तीनों वर्ड के साथ। लेकिन जब क्या हो कि किसी सेंटेंस में बखूबी बता दिया गया हो कि ये चाइल्ड जो है ये मेल है या फिर फीमेल है, तो उस केस में आप हर या फिर हीज का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे देखो यहाँ पर इस सेंटेंस से पढ़ने से बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये जो चाइल्ड है ये लड़का है या फिर लड़की है ना। तो इस केस में हम इसके साथ इट्स का इस्तेमाल किए, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं ये बता देता कि गर्ल है या फिर बॉय है तो वहाँ पर हीज और हर का इस्तेमाल कर सकते थे, समझ गए इतना। अब ज़रा देखो क्या है यहाँ पर, वही बात मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर बोला कि द चाइल्ड वॉज ए गर्ल, मतलब बच्चा क्या थी, एक गर्ल थी, तो वहाँ गर्ल वर्ड से ही पता चल गया कि ये लड़की है ना, तो इसके लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे। द बेबी वॉज ए बॉय, तो बेबी क्या है भाई, एक लड़का है, तो इससे पता चल गया, इसलिए इसके साथ हम ही का इस्तेमाल किए। तो ये सब कॉमन सी बात है, इतना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, समझना है इसको, है ना। अब 165 नंबर में, है ना, ये चैप्टर बिल्कुल आपका नाउन आज कंप्लीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैट है, डॉग है, हॉर्स है। अब क्या है भाई, अगर ये सारे जितने पालतू जानवर हैं, पालतू जानवर के लिए अगर किसी सेंटेंस में मेल और फीमेल जैसे दोनों का बोध हो तो वो गलत नहीं माना जाएगा। मतलब इसके लिए अगर हम ही का भी इस्तेमाल कर दें, शी का भी इस्तेमाल कर दें तो भी वो करेक्ट होगा, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि
लेकिन ही का इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि वो मेल वाला डॉग है और फिर मेल वाला कैट है ना। शी का इस्तेमाल किया गया मतलब कि वो फीमेल को बताना चाह रहा है, रिप्रोडक्टिव उसका जो ऑर्गन है उसके हिसाब से, है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है, योर डॉग हैज़ लॉस्ट हिज आइज, तो आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो लगेगा कि सर डॉग को तो हम छोटा जानवर मान करके इट्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हिज का भी इस्तेमाल हुआ है तो वो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि ये पालतू जानवर है। पहली बात तो ये कि पालतू जानवर है ना। तो पालतू जानवर अगर वो मेल कैटेगरी का है तो हिज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं आसानी से। तो ये मैस्कुलिन के लिए इंडिकेट कर रहा है, हिज से ही पता चल गया है ना कि मैस्कुलिन को बता रहा है, और ये जो डॉग है ये पालतू जानवर तो ऑब्वियसली है ही। आवर हॉर्स हैज़ लॉस्ट हर सेंस, अब हॉर्स के बारे में बता रहा है, हर का इस्तेमाल किया है तो इससे पता चल रहा है कि फेमिनिन का बोध करा रहा है, मतलब ये हॉर्स जो है वो फीमेल है। समझ गए इतना दूर तक? तो गलत नहीं माना जाएगा पालतू जानवरों के साथ कोई भी जेंडर का इस्तेमाल किया गया हो, मतलब हीज हर ऐसा इस्तेमाल किया गया हो तो आपको गलत इसको नहीं मानना है, क्योंकि ये सारे पालतू जानवर हैं। बहुत कुछ सीखे इस चैप्टर में और बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं ना, लेकिन आप पे डिपेंड करता है, सिर्फ टीचर पर मत छोड़ दो कि आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। टेस्ट को टाइम पर लगाया करो, जब भी मैं टेस्ट दे देता हूँ, और हो सकता है इस चैप्टर के लिए मतलब वीडियो नंबर थर्ड और वीडियो नंबर 4 के लिए हो सकता है 2 टेस्ट हों, 2 टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, और जो भी टेस्ट होंगे उसका सलूशन भी इसमें मिल जाएगा, बाकी वाले में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी में मैं सारा कुछ क्लास में ही डिस्कस कर दूँ सारे रूल्स को, है ना, क्वेश्चन के साथ ही। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं रूल्स को बताया हूँ, इसमें क्वेश्चंस को नहीं लिया हूँ। तो टेस्ट में सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो इसका एक स्पेशल तरीके से PDF दे दिया जाएगा आपको सोल्यूशन के रूप में। ठीक है, डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना मैसेज करके। ठीक, तो आज भी बहुत कुछ सीखे, आप लोग सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियो को, इसका भी टारगेट 200 दे रखा हूँ, है ना। तो 200 लाइक तक आप लोग पहुँचाओ, तब तक मैं अगला पार्ट प्रिपेयर करूंगा आपके लिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करो। हमेशा याद रखो कि द रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।